अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक तो होंगे क्योंकि आप हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, उन सारे फैंस के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए जो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं और जो ये शिकवा करते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मैं ज़रूर देखती हूँ। मेरी नज़र से आपके मैसेजेस गुजरते हैं और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ से अपने तमाम फैंस को और जो हमारा शो देखते हैं उसमें सजेशन देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे प्यार और एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, शो का आगाज करते हैं इस खूबसूरत मंजर से। तो भाई, वॉक तो हम सब करते हैं, मॉडल्स भी करती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो वॉक करने के शौकीन होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बादलों पे वॉक की है? नहीं की है तो ज़रा देखिए बादलों की वॉक। लेकिन खतरों के खिलाड़ी, यानी जो खतरों से खेलते हैं ना, वो सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि जानवर भी जो हैं कभी कभी अपने लिए खतरों से खेल जाते हैं। ये बहादुर मंकी देखें आप ज़रा। अच्छा जनाब, इस तरह के थीम पार्क्स में जाके अगर कभी आपने इस तरह की राइड लेनी हो तो उससे पहले 100 दफ़ा सोच लीजिएगा। जिनके दिल कमज़ोर होते हैं ना, वाकई उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन अगर आप डरते नहीं हैं, आपको खौफ नहीं है, तो फिर आप उड़ सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो बंजी जंपिंग है ना, ये बड़ी डेंजरस है और मतलब जिन लोगों ने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है वो बताते हैं कि बिल्कुल दिल बड़ा मजबूत करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी सेहत भी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, मसल्स जो हैं वो भी बड़े मजबूत होने चाहिए। जल्दी से अगली वीडियो देखिए। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इनका स्टाइल है और साड़ी वेयर करती हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम शुमाइला के स्टाइल की। और शुमाइला के स्टाइल में क्या है टोटका, और शुमाइला का जो टोटका है उसमें शुमाइला ने आज आप लोगों के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए क्या रखा है। जनाब, ये टोटका है आंखों से रिलेटेड, पलकों से रिलेटेड। पलकें आपने लंबी करनी है, घनी करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आपने करना है ये आसान सा टोटका। आपने रात को सोने से पहले जो है कैस्टर ऑयल का तेल लगाना है और सिर्फ एक मस्कारा ब्रश या फिर रुई की मदद से पलकों पर हल्की मिकदार में कैस्टर ऑयल लगाएं। ये क्या करता है? कैस्टर ऑयल के पलकों की जड़ों को मजबूत करेगा और इनकी नशोनुमा में मदद करेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नताइज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि विटामिन ई ऑयल या फिर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो कैस्टर ऑयल है ना, इसके अंदर और भी जो है वो चीज़ें शामिल कर लेते हैं और वो भी फिर पलकों पर लगाते हैं। उससे उनकी जो पलकें हैं वो लंबी, घनी और चमकदार हो जाती हैं। अच्छा जनाब, ये तो अब आज हमने आपको बताया टोटका। अब जो है वो बढ़ते हैं हम ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज होगी रिपोर्टर सेशन में डिस्कशन दो अहम टॉपिक्स के ऊपर। यह है फेक आमिलों से रिलेटेड, जो जाली आमिल और पीर होते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कि रमज़ान में ये जो चोरी चकारी, छीना झपटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, जो शॉपिंग्स होती हैं, उससे भी हाथ धो बैठे। तो आपने कहीं नहीं जाना, बस हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है और अब सीनियर रिपोर्टर्स में हमारे साथ मौजूद हैं मेराज भाई और अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे तो हमारे कराची में, हमारे शहर कायद में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक जैम से लेके लोड शेडिंग, गैस नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, गटर के ढक्कन, किडनैपिंग, चोरी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आप इसको डिस्कस करते जाएं, ये इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो। लेकिन आज हमने सोचा कि एक ऐसे इशू पर बात करते हैं जिसके बारे में सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि हम तो इनको इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इनको सच समझ के इन तक पहुँचते होंगे और अपनी ज़िंदगियों से, अपनी जानों से, अपने मालों से भी हाथ धो बैठते होंगे। और ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके पास ये लोग चले जाते हैं, ये होते हैं बंगाली आमिल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पेनाफ्लेक्सेस, या फिर आप देखते हैं बॉल चॉकिंग, और औरतों के नाम से भी जो है वो होते हैं कि फ़लाना बाबा, तो फ़लाना बाबा। और पता नहीं, अभी मेराज भाई जो है वो एक नाम ले रहे थे। मेराज भाई, पहले तो ज़रा नाम लेने से आप स्टार्ट करें कि ये कौन कौन से होते हैं ये। हाँ, देखिए आजकल जो सड़कों पे ज़्यादा जिनके एड्स लगे हुए ना, जी जी जी, आप किसको फोकस कर रहे हैं? सरकारी तौर पे जिनके एड्स लगे हुए ना, सरकारी अच्छा पुलों पे, जाहिर सी बात है सरकारी होंगे ना। सही, इतनी आज़ादी के साथ कोई लिख के भी तो गया होगा, टाइम भी लगा होगा उसको, टाइम भी लगा होगा, तो बाकायदा पेंटिंग हुई है। तो उसमें आजकल सावित्री माही, अच्छा ये नया चल रहा है सावित्री में, जुनेद बंगाली। अच्छा, जुनेद बंगाली तो बहुत पुराना है, और जो आज तक है प्रकाश बंगाली। तो और फिर वो कहीं वो उसमें ये भी बोलते हैं कि वो काला जादू बंगाल का
क्या कहते हैं, काला सर जादू तोड़ के सर चढ़कर बोलता है। हाँ। जादू सर ठीक चढ़कर, है। हाँ, और सर एक चौपड़ सबसे का- जबरदस्त बात जो उसमें नजर आती है ना, जी, जी। वो ये है कि हर मसले का हल फोन पर है और 24 घंटे में। महबूब आपके कदमों में। हाँ, महबूब आपके कदमों में 24 24 घंटे में। से है, लेकिन किसी का महबूब उसके कदमों में नहीं आ रहा, ना 24 घंटे में आ रहा है, ना 24 सालों में आ रहा है। मसला सारा ये चले, अभी तो इसके ऊपर बैठ के हम गले इस में तरह आ से वर्बल, हाँ वर्बल क्या कहा आ रहा है, सॉरी मैंने महबूब मिस कर कदमों में तो आ नहीं रहा, गले में आ रहा है। गले में आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि अब हम तो इसको इतना सीरियस नहीं लेते, या इन नंबर्स को, या ये जो पेनाफ्लेक्सिस या इनके ऊपर ये जो लिखा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वाकई इसको बड़ा सीरियस ले लेते हैं और इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा महबूब आपके कदमों में, तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो है उसको खुद पता होगा कि भाई अगर मैं महबूब को जिस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, अगर मेरी हरकतें ठीक है तो ऑब्वियसली मेरा जो बंदा है, मेरा जो प्यारा है वो ठीक है। अगर मैं खुद गलत हूँ या मेरे झगड़े चल रहे हैं तो मैं ही सॉर्ट आउट करूंगी ना। उसमें जो वो दीवारों पे नाम लिखे हुए, वो बंदा जाके तो नहीं बैठेगा और बोलेगा कि जी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कहना है। ये जो मासूम लोग होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इसके लिए कुछ क्यों नहीं इंतजामात किए जाते, कोई चेक इन बैलेंस क्यों नहीं रख लिया जाता कि इन जगहों पर जाकर यही देख लिया जाए कि किसी के साथ कोई नाहक, कोई लूट खसूट के मामलात, कोई नाजायज इस तरह की कोई तशद्दुद, कोई दीगर चीज़ें तो नहीं हो रही। अब जैसे कितने ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जिन निकाल रहे हैं जी, मार मार के इंसान का बुरा हशर कर दिया होता है उन्होंने, और लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये कह रहे होते हैं कि जिन निकाल रहे हैं। इन दी एंड क्या होता है कि उस आमिल जो भी कोई होता है जो इस तरह के जादू या टोने वगैरह सारा कुछ करता है, उसके ऊपर FIR करती है और फिर बताया जाता है जी ये जाली निकला। बिल्कुल। तो ये जितने जाली, हम बात कर रहे हैं जाली, ये जो होते हैं बंगाली बाबा और ये जो जिनके नाम लिखे होते हैं सड़कों पे इधर उधर, मेरा भी इसके लिए कोई मुनज़्ज़म कोई है, कोई कानून है? फिर आप कहेंगे दी देखें ये काम तो पुलिस का नहीं है, ये काम तो कंटोनमेंट का नहीं है, ये काम तो इसका नहीं है, तो ये बताइए किसका काम है? नहीं, ये फिर किसका काम है, ये बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले तो मामला ये है कि ये सीधा सीधा चीटिंग और फ्रॉड का मामला है। सही, ठीक है ना। अच्छा, इस पर एक 420 की FIR बनती है। हाँ, ठीक है ना, सेक्शन 420 सही। मेरे दफा, हाँ, वो पुलिस दर्ज करती है अगर उसके पास साइल जाता है तो। ठीक है, नहीं जाता तो जाहिर सी बात है पुलिस तो ढूंढती भी किसी को नहीं आएगी सही शहर में। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही ना कि लोग इसमें अच्छा, इसमें कमजोर अकीदा लोग जो हैं, बस उनको अब क्या कहा जाए, वो लोग इसमें फंसते लेकिन हैं। पुलिस की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि उनके इलाके में अगर इस तरह का कुछ कोई ऑफिस टाइप या कोई आस्थाना टाइप कोई चीज खुली हुई है जिसमें इस तरह से लोगों के साथ बिल्कुल, में बिल्कुल काम हो रहा है और वो बिल्कुल, फेक है, वो जाली है, तो बिल्कुल पुलिस जाके जरा देख ही ले। जब घर बन रहे होते हैं तब भी तो पहुंच जाते हैं ना ये लोग, जब कहीं किसी के यहाँ कोई और इशू हो रहा है तब भी तो पहुंच जाते हैं ना। तो वहाँ भी तो पहुंचते गली हैं। मोहल्ले में क्या हो रहा है ये जानने के लिए भी तो थोड़े सा जाके पूछ ही लें कि भाई क्या हो रहा है, या लोगों के साथ कुछ पता कर लें। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे यहाँ कराची में हमने बीच में ये भी देखा कि वो जो आमतौर पर लोग करवाते हैं इस्तिखारा सेंटर्स की एक ऐसी दुकानें खुल गई थी कि आप लोगों को देखिए कि वहाँ जाके वो इस्तिखारे करवा रहे थे पैसे दे के, मतलब किस तरह से वो बेवकूफ़ बन रहे थे। फिर हमने ये भी देखा कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ। अच्छा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना आपकी ज़िले इंसानिया, ये सबसे पहला उसका काम होता है, ठीक है, इन चीज़ों को। उसके बाद वो लेटर लिखती है और पुलिस को तलब करती है, कॉल करती है कि भाई ये है और इसको हम बंद करना चाह रहे हैं, या तो आप इसको बंद कराएं या फिर हमारी टीम जाएगी उसको आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मामला ये है कि अगर कहीं इस तरह का कोई इस्तिखारा सेंटर या कोई ऑफिस बना हुआ है कि जहाँ पर बड़े बड़े दावे लिखे हुए मैं वो आपके कदमों में और शादी मर्जी की हो जाएगी, अच्छा, मजे की बात है कि स्लोगन सबने एक ही रखा हुआ आप दुबले से मोटे हो जाएंगे, आप मोटे से दुबले हो जाएंगे, मतलब सारी वो बातें, आप गंजे तो आपके बाल आ जाएंगे, आपका छोटा है तो आपको ताकत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इनमें तो कुछ भी नहीं होना। जो हकीकत है, जो पब्लिक के लिए भी एक मैसेज ही है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये दावे होते हैं और ये सिर्फ फ्रॉड होता है पैसे कमाने के लिए। अच्छा, अब बात यह है कि अगर 200 आदमी फर्ज कर ले उसको देखता है ना एडवर्टाइजमेंट को, जो कि हमारे यहाँ कराची जब शुरू होता है ना, सिंध जब शुरू होता है, अगर आप बाय ट्रेन सफर करें, अब बाहर तो नजर नहीं आएगा, बाय ट्रेन से आप सफर करें, यकीन करें कि जब आप बीच में जब कराची करीब आने लगता है ना और सिंध में एंटर हो चुके होते हैं आप, तो आपको दोनों तरफ जो है दीवारों पर इसी तरह के इश्तिहारात जो है वो नजर आते हैं। यानी एंटर होते ही आपको ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ ये सब कुछ होता है। हाँ। अब उसी तरह मैंने कहा कि फर्ज करें 200 लोग हैं बैठे में, मुझे गुजर रहे वहाँ से, वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ही होता है। किसी दिन किसी मजबूरी में आ गया बंदा, जहन ने काम नहीं किया, उसने बोला कि चल यार ट्राई करने में क्या आ जाए, 100 200 500 ही जाएंगे। एक मिनट, मेराज भाई आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया कि चलो भाई बिल्कुल महबूब कदमों में आ जाए कि कुछ हो जाए? ना, इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, देखिए,
मेरा कभी इन चीज़ों पे एतकाद रहा नहीं वैसे। हाँ, ठीक है सही, ना। हाँ, और ख़ास तौर पे ये इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट वाले लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट, हाँ, ये जाली ही होते हैं। सही, लेकिन मैंने अपने अतराफ़ में इस तरह से देखा बहुत है कि इन लोगों ने पूरे पूरे घर बर्बाद कर दिया। सही, एक अच्छी खासी शादीशुदा फैमिली को और नई शादी होने वाले जोड़े को इन्होंने अलग करवा दिया, उनके डिवोर्स करवा दी। एक मतलब मैं इसका शाहिद हूँ, कुछ मैंने ऐसा करीब में देखा है अपने। हाँ, सही, तो मेरा तो वैसे ही फिर उनसे ज़ाहिर सी बात है पहले ही एतकाद नहीं था, फिर नफ़रत में वो चीज़ बदली ना। सही, लेकिन ये धंधा ऐसा है, इसमें एक तो आप जो हिंदू बिरादरी से हमारे ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनमें से कुछ लोग हैं जो अपना नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा बंगाल से जिनका ताल्लुक़ होता है वो नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी इस कराची शहर में ये जो 2 नंबर सरगर्मियाँ इस तरह की चल रही है ना, उसमें जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। अच्छा, जी हाँ, आपको मुकामी ही तो एक आध दो मिल गया तो मिल गया, वो बेचारे बाबा वो यहीं फ्राई हो जाते हैं बाबा। अच्छा। लेकिन वो जो खतरनाक किस्म के जो आपको बिल्कुल घुमाने वाले और शीशे में उतारने वाले बाबा है ना, वो जनूबी पंजाब वगैरह से उनका ताल्लुक होता है। वो कराची में यही काम करने के लिए आते हैं। अभी भी आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पे जो कच्ची आबादियाँ वो इनका निशान है। जो थोड़ा सा लो तबके का इलाका होता है वो इनका निशाना होता है। वहीं से इनका क्लाइंट पैदा होता है और फिर एक क्लाइंट 10 क्लाइंट्स को साथ लेके आता है। ठीक है, उनकी तिजोरी उनकी जेब भर रही होती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हाँ, अब आई पुलिस की बात जो आती है, तो हमारी पुलिस माशाल्लाह आपको पता है जब मकान बन रहा होता है, कोई छत डाल रहा होता है, तब पहुंच जाती है कि लाओ दे दो, लाओ दे दो। तो यहाँ भी यही पहुंचते हैं कि लाओ दे दो भाई, क्या करना है। अच्छा, हाँ, यहाँ से भी एक बीट होती है थाने की, मैं आपको बताऊँ। कोई भी थाना हो ना, छोटा हो या बड़ा हो, कम एरिया वाला हो बड़े एरिया वाला हो, उसकी एक बीट होती है। उस बीट के अंदर उस इलाके में लगने वाली जितनी तजावुज़ात हैं, पथारे हैं और शीशा बार हैं, कैफ़े हैं, इस टाइप के होटल्स जो बाहर आपने देखा होगा कि छोटी सी दुकान में होटल है और वो बड़ी सिटिंग लगी हुई है, तो ये ऐसे नहीं होता। इस सब के जो है पैसे जा रहे होते हैं पुलिस को भी। अच्छा। और जो डीएमसी और केएमसी भी है वो भी लेती है इनसे। तो इसी तरह ये सब बीट में इनके शामिल होते हैं कि इनको पता है कि ये 2 नंबरिया कर रहा है यहाँ पर बैठ के। कि देखिए हमारी पुलिस जो है वो कितनी एक्टिव कह लें, हमारी पुलिस इतनी मुतारिक है कि जो दुनिया को लूट रहे हैं ये आमिल बाबा, बंगाली बाबा, तो वो उनसे जाके भी उनसे वो पैसे ले रहे होते हैं। तो ये आप देखें कि मतलब अगर देखा जाए पॉजिटिव काम करना चाहे पुलिस तो कर सकती है कि कैसे कैसे लोगों को जाके वो कांटेक्ट करती है और कैसे कैसे लोगों से वो जाके इस मद में पैसे ले रहे होते हैं। मैं आपको 100% बता दूं, पुलिस को सब कुछ पता होता है। मैं किसी और एजेंसी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी एजेंसियां कराची में काम करती हैं, 17 सुना है हमने बहरहाल। लेकिन जो इलाकाई पुलिस है ना, उसको एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का, एक एक बिल्डिंग का, उसको सब कुछ पता है। अच्छा, बिल्कुल उसकी नज़र से नहीं छुप सकता, क्योंकि जो निज़ाम उनके पास है, मुखबरों का नेटवर्क जो है और इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है, वो बरसों से वहाँ घूम रहा है, सर्वाइव कर रहा है ना। वो एक यूज़ हो जाते हैं हम एक दूसरे से मिलजुल के। फिर आपके यहाँ अगर कोई रिश्तेदार भी आया तो मुझे पता चल जाएगा। सही। तो इस तरह से इनको सब मालूम होता है। सही। लेकिन बात वही है कि काम कौन करे। अगर काम करने पे आए तो सब क्लियर कर देंगे। सही बात है। हाँ। लेकिन करना ही नहीं है क्योंकि वहां से आमदनी है, तो फिर बात खत्म हो गई। अयाज भाई जरा आप रोशनी डालें इस पे, ये बंगाली बाबा, आमिल बाबा, महबूबा आपके कदमों में मुंह में, 2 दिन में मसला हल, में परेशानी दूर, बस से 1 नंबर मिलाएं। देखें इसका मसला क्या है, सबसे अहम चीज़ है महरूमी। इनके दुकानें चमकाने में जो किरदार अदा कर रही है वो है महरूमी। अब उसके अंदर महरूमी क्या है, जो वो जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं हुई, सबसे ज़्यादा जो विक्टिम बनता है वो जिनके घर में औलाद नहीं है। सबसे पहला इनका जो टारगेट होता है वो लोग होते हैं। अच्छा। दूसरा कि जिस घर की लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, वो माएँ, वो रिश्तेदार, अच्छा माएँ नहीं होती तो बहुत सी खालाएँ इसमें किरदार अदा करती हैं या फुप्पियाँ किरदार अदा करती हैं। वो लेके जाती हैं कि भाई आए वहाँ चलो, वहाँ पे हमने सुना उसकी बेटी को लिया था या उसकी बेटी के साथ गए थे। अच्छा सुना था, देखा हुआ किसी ने नहीं होगा। ये इनकी मार्केटिंग देखें, दुनिया में सबसे तेज मार्केटिंग जो है ना वो वर्ड टू वर्ड फैलती। तो ये इस तरह इनकी सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये मार्केटिंग करने वाले मेरे जैसे और आप जैसे लोग लेकिन जिनके यहाँ महरूमियाँ हैं वो लोग इनका शिकार होते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह कोई तालीम का मेयार तो आपको पता ही है कि इस पर लिटरेसी रेट हमारा क्या है। जैसे मेराज भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये कि ये वो लोग जहाँ पे महरूमी है और जहाँ पे फिर माशाल्लाह पढ़ाई भी नहीं है या तालीम याफ्ता भी नहीं है, तो वो लोग तो आराम से। अच्छा ये आपको टारगेट कैसे करेंगे,
पैसे वो आपसे फौरन नहीं मांगते। अच्छा, आपसे वो बोलेंगे एक उल्लू का गोश्त ला दो, ऐसे ऐसे जानवरों का नाम लेंगे जो आप कर ही नहीं। उल्लू का गोश्त शेर भाई का दांत चाहिए, शेर का नाखून चाहिए, शेर का दांत। अबे भाई शेर का दांत कहाँ से लाया, उल्लू का गोश्त कहाँ से लाया? हाँ, हाँ। ऐसी चीजें आपसे मांगेंगे। कौवे के अंडे ला दो, ये क्या है? चील के, अबे भाई चील की पर ला दो, चलो चील का पर तो मिल ही जाएगा, चील के अंडे कहाँ से लेके आएंगे? वो चीजें आपसे ऐसी मांगेंगे। रोजाना बकरे की सिरी चाहिए, काले बकरे की सिरी भी ला दो, जो काले जादू करने वाले। तो अच्छा आप नहीं ला सकते? तो भाई आजकल उल्लू जो है वो 5,000 रुपए का है, उसका गोश्त वोश काटेंगे, ये करेंगे तो इतने का बन जाएगा। वो नुस्खा आप 1,000 रुपए का बना के दे देगा, उसकी तो दुकान चमक गई। अब कहाँ उल्लू का गोश्त किसने देखा, उसी ने खाना है, उसी ने पकाना है, उसी ने डालना है, वो कौन सी आंडी, वो कौन से अंडे। तो ये इनका तरीका वारदात। अच्छा, ये वारदात भी वो आपकी जजमेंट से करते हैं, चीजों से कि आपका रहन सहन कैसा है वो आपसे पूछेंगे। सबसे अहम चीज कि आप अपनी तमाम मालूमात वो आपसे पूछते हैं। अच्छा, अम्मा का नाम क्या है, अम्मा की अम्मा का नाम क्या है, दादा का क्या नाम था, इसलिए इसकी औरत का नाम बता दो। वो पूरी डिटेल आपसे इतनी तैयारी से जमा करता है। उसके बाद बोलता है इसकी जो बहन जो फुप्पी थी ना, उसने तेरे घर में काला जादू करा दिया भाई। अल्लाह भाई, वो मिल गया। आप अम्मा की बहन की फुप्पी ही ना निकले तो क्या होगा? देखे वो आपके, उसके पास सारी चीजें हैं, उसने पूछा हुआ है आपसे। ये जो जरा करीबी रिश्तेदार है ना, यही तुम्हारा दुश्मन है। चलो भाई, पहला जो ये कह रहे हैं पहली फूट तो वो डाल दी, पहली फूट वहीं पड़ जाती है। पहली फूट वहीं डाल दी। अब आपके इसमें सबसे बड़ा मसला एक और भी है, ये और वो अच्छा, और वो नाम भी नहीं बताते। वो कहते हैं कि हमारा इल्म जो है वो कमजोर हो जाएगा। वो नाम भी नहीं बताएंगे आपको कि किसने आपके ऊपर किया हुआ है। हाँ, हमें इजाजत नहीं लड़वाने की, लेकिन ये बताने की इजाजत है कि आपके फलाना ने किया हुआ है, ये बताने की इजाजत है। करीबी आदमी है, करीबी आदमी है। अब बंदा ना मतलब पागल हो जाए, करीबी आदमी, मेरा करीबी आदमी भाई कौन आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कौन आपके घर जब कोई आना जाना शुरू होगा, आपको विक्टिम नजर आना शुरू हो जाता है। हर बंदे में आप विक्टिम उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। आप जाना आना जाना इतना आपको नफसियाती कर देते हैं। सही, और लोग फिर इसके अंदर आपने देखा है जो अक्सर ये इसके ऊपर पूरी वीडियोस बन चुकी हैं, आई हैं, देखी है हमने, तो लोगों को इस तरह ये बेवकूफ बनाते हैं। और इनके हाथ, और ये बड़ा इस पे काम उनको कहते हैं ना, बड़ी महारत होती है इन चीजों के ऊपर। बस मसला क्या है कि एक हमारे यहाँ महरूमी, कि जिन जोड़ों के यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही वो बनते हैं, और वो बेचारे कुछ भी कर डालने के लिए और एक जो है वो ये जो मोहब्बत का इतने केसेस नहीं है। तीसरी भी है बड़ी, क्या शौहर को काबू करने का तरीका। चलिए जी, सबसे खतरनाक ये तीन जो मसले हैं ना, ये अभी डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पे जरा बात करेंगे कि ये जो 3 मसले ये है क्यों, और लोग इन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं जहाँ से वो बेवकूफ़ बन के आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है मोहब्बत आपके कदमों में, और शौहर आपका गुलाम, और मतलब आपके ऊपर जितने भी यहाँ महबूबा आपके कदमों में, और जितने भी आपकी दुनिया के मसले सब आपके रिश्तेदारों ने ही करवाए हुए। इस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि ये कौन लोग होते हैं जो इस तरह की जो है वो स्लोगन भी लगाते हैं, फिर अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ देते हैं दीवारों पर, हर जगह पेनाफ्लेक्सेस आप देख रहे होते हैं। और फिर बहुत सारे मासूम लोग, मैं उनको मासूम ही कहूँगी, जो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उसके बाद उनके पास जाते हैं, फिर उनकी बातें भी सुनते हैं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन भी देकर आते हैं, और फिर वो अजीबोगरीब से सामान भी उनको मंगवाते हैं, और फिर वो ट्रैप होने के बाद जब लुट पुट जाते हैं तो फिर वो किसी सही इंसान के पास पहुंच रहे होते हैं। मेराज भाई, ये जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, इनको मैं मासूम लोग ही कह सकती हूँ, जो इस तरह से ट्रैप होकर चले जाते हैं, इसमें एक तो सोसाइटी का बड़ा प्रेशर होता है कि एक शख्स इतना परेशान है कि यार चलो अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, मैं यहीं चले जाता हूँ। ये जो है ना मोहब्बत आपके कदमों वाले, ये पता नहीं कुछ ज़िंदगी में कुछ बाहर ले आएंगे, पता नहीं कुछ चेंज कर देंगे। इनके साथ उल्टा मिसहैप होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है कि वो इन ट्रैप से, इन जाली आंबलों से बचें। देखिए, एक बात तो यह है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर औलाद के हवाले से परेशानी है, तो आप सही कह रही हैं, ख़ानदान वालों की बातें, लोगों की बातें सुन के बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ठीक है ना, फिर वो कोई गलत फैसला कर लेता है। तो बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी तावीज़ और ये इस मामले में नहीं पड़े, तो कभी इतना मजबूर हो गए कि उन्होंने कहा यार एक दफ़ा यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो हैं। अच्छा, इसमें बड़ी तादाद जो है इस पूरे मामले में 70% ख़वातीन हैं
जो कि रुजू करती है इन और मामलात में। उनके साथ फिर आप खबरें भी देखें किस तरह से आती है कि खवातीन के साथ जो है वो नाज़िबा वाक़यात नाज़िबा होते हैं। वाक़यात बहुत सारे खवातीन को अंडे वाले blackmail बाबा करते हैं। पकड़े गए, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक यहाँ पे पकड़े थे, कमर पे तावीज़ लिखते थे, वो अजीब अजीब चप्पल वाले बाबा पकड़े गए, अजीब अजीब लोग चप्पल पकड़े गए वाले यहाँ बाबा? पर। हाँ, तो इतने सारे केसेस हो चुके हैं, इतने सारे केसेस हो चुके हैं, और सब मीडिया पे चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाओ। लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी उसके बाद इनके जाल में जाके फंस जाते हैं। खवातीन की तादाद इसमें बड़ी होती है, क्योंकि मसला ये होता है कि देखें, अब जैसे एक फैमिली है, फैमिली के अंदर सास है, और सास और बहू तो एक मशहूर एक रिश्ता है ना, कि जी, बिल्कुल, जिसकी कभी बहुत मुश्किल से बनती है। एक तो ये बड़ा मामला है, सरगर्म होता है, ठीक है। फिर जैसा कि इन्होंने बताया अयाज भाई ने, औलाद वाले मामले पर आप आ जाते हैं। फिर किसी को अपने शौहर पर बिला वजह शक होने लगता है, अब बेचारा डबल अगर नौकरी कर रहा है वो घर को चलाने के लिए, अब वो देर से आएगा, जाहिर सी बात है, तो उस पर शक शुरू हो जाता है। तो फिर वो बोलती है शौहर जो है मुझसे सही से बात नहीं करता, और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो जादू ही करा उस फैक्ट को देखे ना कि मामला क्या है, मामला क्या है, ठीक है ना। लेकिन अब जो बिल्कुल तालीम नहीं है उसके पास, या उसकी सोच बड़ी महदूद सी है, तो उसका जहन फौरी तौर पे जाता है कि कहीं कोई और चक्कर तो नहीं। बस जहाँ उसके जहन में ये चक्कर आया, तो उसके बाद उसने चक्करों में पड़ जाना है, और उस चक्करों में चक्कर खाते हुए उस चक्करबाज बाबा के पास भी लाजमी पहुंचना है उसने, जिसने फिर उसको बताना है कि भाई तुम्हारा जो शौहर है, वो तो भाई उसको काबू करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा, और ले आओ पैसे, और 24 घंटे में शौहर तुम्हारा गुलाम बंदा है बेदाम, और दो मिलाता घूमेगा तुम्हारे पास। होता कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब वो क्या कहते हैं उसको, पिल्स होती हैं, शुगर कोटेड पिल्स, शुगर कोटेड पिल्स। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, और आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खर्चा अखराजात वहाँ कर लेते हैं। उनकी दुकानदारी चल रही होती है, आप बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, और फिर अपने साथ अगर इत्तेफाक से आपके शौहर का मूड वैसे ही अच्छा हो गया 2 दिन बाद, और वो तुक्का लग गया, वो तो बल्कि इसमें पता है क्या, बाबा का छक्का है, हाँ, बाबा का छक्का लग गया। अगर आपका काम नहीं बन रहा तो आपके पता नहीं क्या क्या मसले चल रहे हैं, और वो रुकावटें आई हुई है, ये सारा कुछ बंदिश का बड़ा लफ्ज़ है भाई, बंदिश हुई है। और अगर आपका काम हो गया तो ये तो भाई सारा काम ही जो है ना कमाल उस जाली आमिल करने कर दिया, ये सारा कमाल तो। हाँ भाई, आज के दौर में बहुत सारे किसके पास इतना टाइम है कि किसी के पीछे जाके बंदिश कराएगा। सोच ये कह रहा हूँ कौन, ये तो कोई बहुत ही बड़ा कोई ट्रैप हो, कोई बहुत ही बड़ा कोई खास मकासद हो, किसी के कोई किसी का ताज तख्त छीन लिया हो तो समझ में भी आता है कि ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ सबा, कि वो अगर उनका बच्चा बीमार हो जाए ना, उनकी आप हालत देखें कि वो उनका अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले बाबा के पास जाते हैं। सही सही सही। तो हमारे बहुत सारे माशरे में ऐसी लोग हैं जिनका ये हाल है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उनके जहन में कीड़ा जो है ना वो काट रहा है कि नहीं किसी ने मेरे बच्चे पे कुछ करा दिया। ऐसे तो नहीं, मैं तो आज बाबा के पास जाके देख के रहूंगी है कौन ये। तो ये वाले मामला भी बहुत सारे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो है ना इस तरह के मामलात होते हैं, और फिर इसमें ना अब मसला ये होता है कि इश्यूज जो बढ़ जाते हैं ना, वो ख़वातीन जो है बहुत सारे मसलों को, बहुत सारी बातों को समझती नहीं है। तो जब ख़वातीन नहीं समझती तो वो नुकसान उठाती हैं। फिर अयाज भाई ये ब्लैकमेल होती हैं, जब ब्लैकमेल होती हैं तो फिर बात घर तक आती है। जब घर तक आती है तो ये मसला फिर खुलता है कि जी फ़लाँ आमिल के पास गई थी या फ़लाँ आमिल के पास गई थी। ये क्या इश्यूज़ होते हैं कि फिर ब्लैकमेल हो रही थी ना, फिर प्रॉपर वो उनको फिर हैंडीकैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब तो उन्होंने पैसे देने। देखिए अब बात सारी ये है कि पहले तो ये चीज़ें थी कि ये अब कैमरेज लगा लेते हैं, कैमरेज के बाद अब जब से मोबाइल आए, कैमराज आए, तो अब ये लोग भी ब्लैकमेल करने पे आ जाते हैं। आप पहले मजबूर होके जाते हैं, फिर वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि भाई ये तो अपनी सास के ऊपर कुछ करवाने के लिए आई थी, मैं इसकी सास को बता दूंगा। अब तो ये भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना। अब आप जा रहे हैं, उसके बाद वो आपकी वीडियोस बनाने के बाद वो क्या आपके साथ होगा आपको तो नहीं पता। आपके पास वो गए, वो तो बोले चलो जी तावीज़ लिखना है मुझे, आप इधर लिखवा लें, उधर लिखवा दें, ये करते हैं ना। ऐसी मामलात हमने देखे हैं इस शहर के अंदर। तो मैंने जो बात पहले कही, यहाँ जो महरूमी है ना उसको बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। तो हमें इन लोगों को नाकाम करने के लिए अपने माशरे के अंदर पहले लोगों की एक जहन साजी होनी चाहिए कि आप इन लोगों से बेहतर है कि आप डॉक्टरों से मशवरा करें ना। आपके साथ कोई अगर जिस्मानी कोई मसला है, प्रॉब्लम है तो सही है, अल्लाह के कलाम में बहुत असर है, आप मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेडिकेशन भी तो करनी पड़ेगी ना। मेडिकेशन भी तो करनी पड़ेगी, लेकिन लोग ये नहीं समझते। लोग ये समझते बस जो लिख दिया उन्होंने कि बस 24 घंटे में मसला सॉल्व, 24 घंटे में मैटर सॉल्व। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया
कि इन लोगों से जाके कोई पूछता भी नहीं है, कोई मोहल्ले की यूनियन ही होती है ना जिस जगहों पे ये खुले होते हैं, इनकी जो आस्थाने कह लो या जो भी इनका ऑफिस टाइप का जो भी खुला होता है, तो मोहल्ले के लोग भी जाके उनसे नहीं पूछते कि भाई ये बताएं आप मतलब कहाँ से आए, आपने अचानक से यहाँ पे ये सारा कुछ खोला हुआ है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, जिनको फायदा नहीं हो रहा है ना, वो भी डर के नहीं बता रहे। आपको एक बात बताऊं, वो भी नहीं बता। डिफेंस के अंदर बड़े बड़े बंगलों में भी बना हुआ है अभी। अच्छा जी, डिफेंस के बड़े बंगलों के अंदर आप किसी मखसूस दिनों के अंदर वहाँ जाएं तो वहाँ पब्लिक की गैदरिंग होती है, वहाँ आपको हरे नीले पीले झंडे भी नजर आ जाएंगे, और वो लोग जब मोहल्ले की कंप्लेन होती है तो उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो वो फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिफेंस के अंदर तो कंप्लेन सिस्टम। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको मुद्दा ही चाहिए। हाँ, पुलिस भी एक्शन, किसी एप्लीकेशन खुद से एक्शन लेके वो केस ऐसा नहीं बना सकती। हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जब तक कोई गवाह सामने या कोई मुद्दई नहीं आता, तो जब तक ये केस उनका भी सॉलिड नहीं होता। वो अपने तौर पे स्टेट अगर किसी चीज़ के खिलाफ होती है तो फिर आप देखें ना, बहुत सारे रिमार्क्स हमारे सामने आते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि जी शायद कोई भत्ते का केस होगा, पुलिस को नहीं मिला तो उन्होंने इस तरह कर दिया। सॉलिड केस जब बनता है कि जब विक्टिम सामने आता है और वो उसकी FIR दर्ज होती है, उस वक्त ये ऐसा नहीं कि पुलिस एक्शन नहीं करती। जब तक आपका उनके सामने कोई मुद्दा ही नहीं है तो उनकी तो चांदी लगी हुई। वो कहते हैं भाई तुम्हारी दुकान चल रही है, तुम उनसे लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें तुम देते रहो क्योंकि हमें पता कोई भी तो था ना, है। शुफ वाली सरकार जो थी, वो भी कोई सरकार थी ना, वो आई गेस उसमें भी कोई बंदा था। शुफ वाले में मुझे याद आया, मेरा एक तारिक रोड की जो गोश्त मार्केट है, वहाँ पे एक लड़का था, वो अभी गायब हो गया। वो भी, अच्छा, वो अपनी बेटी की जान गंवा बैठा है। अच्छा जी, वो सिर्फ इसी चक्कर में वो पंजाब में गया और वो बोलते रहे कि डॉक्टर से इलाज करा रहा, वो उन्हीं चक्करों में रहा। वो बच्ची बीमार थी और उस बच्ची का इंतकाल हो गया। इस शख्स से मैं मिला हुआ हूँ, ऐसे बंदे से। अच्छा, वो जहाँ पे वो गोश्त कमर्शियल मार्केट है, वहाँ वो गोश्त का कसाई की दुकान पे काम करता था, वो गोश्त बनाता है वो लड़का। उसका वो भी पंजाब से ही ताल्लुक था और लोअर पंजाब से उसका ताल्लुक था। वो जनूबी पंजाब, जी जनूबी पंजाब से, और वो वहाँ से अब वो यहाँ कराची से चला गया। लेकिन मुझे जब ये पता चला तो मैंने कहा तुम अगर मैं तुमसे कोई बात करना चाहूँ इसके ऊपर, तो वो बात करने को भी तैयार नहीं है। वो बात करने को भी तैयार नहीं। जब मुझे ये बात पता चली, मैंने कहा इसके ऊपर एक हम खुद रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मुझे क्योंकि बंदा मिल गया, मुझे तो फर्स्ट हैंड बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन वो बंदा बात करने को तैयार नहीं था। जब मेरा उसका देखा कि मेरा आना जाना वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ से वो काम भी छोड़ दिया। कमज़ोर अकीदा लोग हैं, बहुत कमज़ोर कि जो उन पर भरोसा कर लेते हैं और इतना अंधा भरोसा कर लेते हैं कि उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करते ना। भाई आप ठीक है भाई, दम दुरूद दुआ की बात समझ में आती है, ठीक है, उसके साथ साथ इलाज भी है ना, इलाज भी अल्लाह पाक ने बताया ना कि भाई कोशिश तो आपने करनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह हाल है कि वो कहते नहीं जो होगा यहाँ से हो जाएगा। तो जब आप ये सोच लेंगे तो फिर कैसे होगा? तो यही इसी सूरत-ए-हाल में बहुत सारे लोग इस दलदल में घुसे हुए, उतरे हुए। और फिर ये खासतौर पर ख़वातीन जब होती है तो फिर ख़वातीन एक दूसरे के साथ जब मिलकर बैठती हैं गली में, मोहल्ले में, सहेलियाँ बन जाती हैं, आना जाना हो जाता है, तो फिर वो बात से बात फैलते फिर वो मूव कर जाती है। फिर किसी को भी कोई मसला होता है तो फ़ौरन फलां बाजी का हवाला दिया जाता है कि ये है, तो अब आप इस तरह से कर ले, तो फिर वो राब्ता करा देती है, ठीक है मैं आपको ले चलूँगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो फला और फला बाजियाँ होती है ना, इनके अपने काम खुद कभी नहीं बने होते, लेकिन उन्होंने मशवरे लोगों को पूरे दिए हुए होते हैं। उनका भी क्या होगा, वो बोलेगी मैंने सुना है, उसने मुझे बताया। हाँ, उससे मुझे बताया था, फलाने को तो फायदा हुआ था। वो फला कौन है जिसको फायदा हुआ था, वो पता करते हैं। वो फला कौन है जिसको फला आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो पता। जहाँ तक आपने बात की ना कि अपने जो इस तरह के खोलते हैं, दुकान खोल लेते हैं, ये पहले पूरा एक इलाके का जायजा लेते हैं। इलाके में जायजा लेने के बाद वहाँ सलाम दुआ बढ़ाते हैं, फिर अपने ही जैसे लोगों से अच्छी सलाम दुआ करते हैं। अच्छा। फिर वहाँ बैठक करके समझा के उनको अपने लूप में लेने के बाद फिर कहीं जाके ये दुकानदारी इनकी शुरू होती है। तो उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पहले से मौजूद होते हैं जो फिर इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पहले वहाँ न्याज़ें शुरू होती हैं, देग आई, लोगों के घरों में बिरयानी जाना शुरू हुई। लोगों ने कहा वाह भाई कितना नेक आदमी है, बाबा बहुत नेक है बाबा जो है वो। अच्छा, अपने ही लोगों का रश भी दिखाते हैं, अपने जैसे लोगों पे वो ला के पहले से जमा, जैसे कोई दिन मुख्तस किया होता है, तो वहाँ रश भी दिखाना होता है उनको। 2-4 गाड़ियाँ आ गई, किसी से सेटिंग कर ली, गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी। बाबा के पास तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, 25-50 लाख की गाड़ियों में आ रहे हैं बाबा के पास। तो वो बताते भी वो ये बाबा फुल ब्लूटूथ बाबा। वो तो बोला ठीक है भाई आ जाओ मेरे पास।
बाबा चले गुस्सा है जी रहे। ये बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह के अभी हमारे मिराज भाई याज भाई जिस तरह से ये इनके शफात कर रहे हैं, इतना सब कुछ होता है, ये मुझे भाई उधर तक तो मुझे पता है कि पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं और 24 घंटे में मसला हल, लेकिन अंदर तक इतने घरों तक में ये चीज़ें हो रही हैं और आस्थाने खुले हुए, मुझे ये नहीं पता कि ये जाली, ये जो फेक आमिल है, ये जो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, ऐसे भी लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद के साथ ही जो है जिस तरह से हम देखते हैं कि महंगाई सर उठा लेती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आवाम परेशान हो रहे थे, 10,000 और मसले होते हैं, वहीं पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना वो बड़ा मुख्तलिफ हो जाती है। मुख्तलिफ इन सेंस कि हम देखते हैं कि पूरा साल जो खबरें हम आपको बता रहे होते कि भाई फला जगह चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, रमज़ान में माइनर वारदातें जो है ना वो भी बढ़ जाती हैं। आप बाज़ार में गए, आप जेब कतरों से बच नहीं सकते, आपका पर्स चोरी हो जाएगा, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, और ये आप रमज़ान के महीने में आप ये सोच के जाते कि जी चले ठीक है, अगर मैं इफ्तार से पहले शॉपिंग पे चला गया हूँ या चली गई हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भी रोज़ा है, मैं भी वज़ू में हूँ, बाकी सारों का भी रोज़ा ही होगा, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आप अल्लाह का खौफ ही आपके दिल में होता है और आप ईद की वजह से शॉपिंग कर रहे होते हैं या बाज़ार में जाते हैं। लेकिन नहीं, बाकी लोग शायद उस इंटेंशन के साथ नहीं बैठे होते। बाकी जो जेब कतरे हैं या फिर आप रात में कहीं भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कितनी फैमिलीज लुट जाती हैं बिल्कुल शॉपिंग के दौरान, बिल्कुल कितने लोग टारगेट होते हैं। अभी जो है वो किसी की फैमिली उतर के गई है, वो मॉल में अभी अंदर जा ही रहे हैं, पीछे से उनके हस्बैंड है, वालिद साहब है या भाई है, वो गाड़ी लॉक करके आ रहे हैं, पता चला जी वापसी में पता चला जी मोबाइल लुट गया, पता चला जी बैग चोरी हो गया, डबल ट्रिपल वारदातें हो जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। महराज भाई ज़रा पहले आप बताएं कि इसके ऊपर तो पुलिस कंट्रोल कर ले, ये मसला तो क्या पुलिस से छुपा हुआ है, पुलिस को नहीं पता? कुछ नहीं छुप सकता, पुलिस से क्या छुपेगा। बात यह है कि माह रमज़ान रहमतों वाला महीना होता है। अच्छा, अगर सोचें और समझें तो ठीक है, दुआओं का वही ना, आप इस महीने में अलग फील में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जाहिर सी बात है, मुझे भी 24 साल हो गए हैं क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए इस शहर में। तो हमने ये देखा है कि जो मेन जो मार्केट्स हैं हमारी, तारिक रोड ले लें, हैदरी ले लें, ये गल्फ वगैरह जो इस तरफ इधर के ले लें, सदर की मार्केट ले लें, तो मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे और पक्के ज़राए हैं और मेरा खुद देखा हुआ भी है जी। ये बाकायदा जो है एक तो भिखारी माफिया की टीमें उतर जाती हैं, ठीक है, चले उसको एक तरफ कर दें, उसके बाद एक जेब कतरों की पूरी ग्रुप्स होते हैं जो कि उतरते हैं, हर मार्केट के लिए अलग होते हैं और फिर वो बदलते रहते हैं। मतलब जिसने अगर 2 दिन 3 दिन तारिक रोड पर वर्किंग कर ली, चोरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनके खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। वो कुछ ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि अगर कोई फटा हो भी जाए तो जान छुड़ा के निकाल के भी ले जाते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं और ये अपना पूरा सीजन चांद रात तक का वो लगा के, हाँ, कराची वालों को चूना लगा के लाखों करोड़ों का वो भी चले जाते हैं। बड़ा खामोशी से क्राइम होता है, ना इसमें असले का इस्तेमाल है, ना चाकू का इस्तेमाल है, ना किसी को दहशत ज़दा करना है। उन्होंने एक सिंपल, उनके पास टेक्निक होती है कि वो आपके पर्स में से सामान चुरा सकते हैं, आपकी जेब में से सामान निकालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, जब तक पता चलेगा उस वक्त तक वो लोग चौरंगी भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो ये बाकायदा टीमें होती हैं, हिप्नोसिस भी होता है, ये वो अलग चीज है, वो हिप्नोटाइज मामला जो है वो तो बहुत लेंदी है। अच्छा, हाँ, वो लेंदी है। ये सबसे आसान ये है कि आपके पास से गुजरते हुए हल्का सा धक्का भी अगर लगा है तो रश में पता नहीं चलता, तो उसमें चोरी कर लेते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये टीमें जब वर्क कर रही होती हैं तो इलाका पुलिस को लाजमी पता होता है इस बात का, इलाका पुलिस को पता होता है। अब उसमें ये होता है कि ऐसे जो लेवल है, अगर उसने मना किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, तो हेड मोरर जो है उसकी बीट में ये सारा मामला चल रहा होता है खामोशी से। जब पकड़ा गया, जब पकड़े गए तो उसने मुझे समझा सर ये तो पकड़े गए, बंद करो इनको, ठीक है। अच्छा, फिर कई ऐसे चोर होते हैं जो जेब कतरे होते हैं, फैमिलीज होती हैं पूरी, कई दफ़ा पकड़े जाते हैं, सही, ठीक है, और उनको आप लेके भी आ जाते हैं, कैंप पर ले आते हैं, पुलिस चौकी में ले आते हैं। लेकिन फिर उस पर होता ये कि अगर मेरे साथ हुई है तो मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं, मैं तो एफआईआर नहीं कटाऊंगा भाई, ना मैं एफआईआर कटाऊंगी, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि आपकी पुलिस ने इतना कॉम्प्लिकेटेड निजाम किया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि जहां ये नजर आए वहीं से भाग जाए बंदा। मुझे अदालत जाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं अपनी जॉब को छोड़ के जो है वहां जाऊं, मैं एफआईआर, आप जाने, आपका काम जाने। पुलिस को क्या चाहिए था, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। फिर बोला लाओ पैसे, तो मैं भी छोड़ देते, फोन करो अपने चाहने वालों को, वो वहां से पेमेंट भिजवाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे क्राइम तो ऐसे
निकल जाता है। तो सही। भाई चोरी की वारदातें जो हैं ये रमजानों में बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। भिखारियों की एक पूरी यलगार होती है, ठीक है ना, एक से एक अजीब नए नए डिजाइन की भिखारी, और जो कभी एक देखे हाथ भी नहीं वाला, होंगे तीन सिग्नल हाथ पे, वाला, हाँ, 3 हाथ वाले, हाँ, वो अजीब अजीब से होता है। तो वो भी उनका भी रुख होता है। अच्छा, पता है एक दो भिखारी लास्ट ईयर रमजान में मैंने नोटिस किए अयाज भाई कि मुझे ऐसा लगा कि वो मशकूक लगे, वो भिखारी भी नहीं लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सबको वो नोटिस करने के लिए बैठे हुए, वो बस ये नोटिस करने के लिए बैठे हुए कौन कितनी शॉपिंग कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो मांग नहीं रहा था। वो एक मार्केट के बाहर 2 बैठे हुए थे भिखारी, एक उस कॉर्नर पर एक उस कॉर्नर पर। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा था कि ये इतना नोटिस कर रहे हैं लोगों को, तो ये कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, या कुछ इस तरीके से ना हो ना। क्योंकि आप देखें एक भिखारी बैठ के लोगों को प्रॉपर घूर रहा है ऐसे करके, और उसका काम ही सिर्फ ये है कि वो लोगों को नोटिस कर रहा है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से बैग उठा रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये इस हवाले से ना, इससे पहले भी हमने एक शो किया था कि अगर आपको लगता है कि कोई मशकूक बैग, कोई मशकूक बंदा, या कोई ऐसा मशकूक कोई ग्रुप हो, या कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि खाली गाड़ी खड़ी हुई है या गाड़ी बहुत देर तक खड़ी हुई है, तो प्लीज़ उसकी कोई रिपोर्ट करें। यानी ऐसे ना छोड़ दिया करें उसको, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो लोगों आपस में, अगर आप पुलिस तक नहीं जा सकते, ज़रा हम सबको डर लगता है, तो भाई आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर लें कि यार इस सिलसिले से ज़रा बच जाओ, या यहाँ से दूर हो जाओ, यही कर लें। शुक्र है आपने ये सोचा कि ये बंदा जो बैठा हुआ है बावला सा बन के, या उंजली बन के, या भिखारी टाइप का बन के, ये कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। उसकी रीजन ये कि एक जर्नलिस्ट, या हम जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, या हम जिस तरीके से लोगों को बताते आ रहे हैं, तो शायद हमें मेराज भाई आइडिया कहीं ना कहीं दिमाग काम कर जाता है, या कहीं ना कहीं आइडिया में हो जाता है कि आपको ये होता है कि अच्छा ठीक है, ये तो मैंने ऐसी खबर सुनी थी, इसके ऊपर तो मैंने पूरा शो किया था, तो ये मुझे इसकी आइडिया है। लेकिन जो आम लोग हैं अयाज भाई, वो तो इन लोगों को जज भी नहीं कर पाते। उन्हें क्या पता कि कोई आएगा टकराएगा और आपके जेब से, वो तो अपनी धुन में होते हैं कि आज ये जो खवातीन जाती हैं जहाँ सेल में घुसना है, उनका तो उस वक्त फोकस ही होता है कि किसी तरह दुकान में चले जाए, वो जो प्रिंट देखा था वो मिल जाए। वो तो उस चक्कर में होते, उस जो धुन का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। सही। तो ये देखिए शहर के अंदर मामला, आप लोग तो इतने आगे की बात कर रहे हैं, मैंने इस शहर के अंदर किसी दूसरे ने, मैंने अपनी आंखों से पुलिस मोबाइल को 3 टब्बर वाली रेडी वाले से हफ्ता लेते हुए देखा है। तो आप लोग पत्नी इतनी मौजब और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो इलाके में फेरी लगाने वाला डब्बे दे दो, कागज दे दो, उसको नहीं बख्शते। तो आप लोग क्या कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं खुद देखा है, और ये होते हुए मैं दिखा भी सकता हूँ कि वहाँ पे कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके ये लोग ये जमा करते हैं। आम नज़ारे हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। शाम होती है, खाली अगर हम यहाँ के जिक्र कर लें, कयूमाबाद के पास हमने देखा बहुत बड़ी लुंडा मार्केट अचानक ही नमूदार हुई है। बहुत बड़ी लुंडा मार्केट। अच्छा। ठेले खड़े हुए। सही। तो वो ऐसे नहीं खड़े हुए ना, हाँ, उनसे पुलिस भी पैसे ले रही है, कैंटोनमेंट वाला बंदा भी आगे पैसे ले रहा है। सही। सब लगे हुए अपनी अपनी लाइन में, और वो बस दूसरों को सस्ता सामान मिल रहा है। लेकिन मेराज भाई अब ये जरा सोचे ना, एक निजाम लेकिन बनाओ, एक निजाम चल रहा है। अब थाने वाले का खाने को भी दाने नहीं है, और वो शॉपिंग करने जा रहा है और वो लुट जाए, आप सोचें वो क्या कैफियत होगी ना। उनकी भी हाई बददुआ लगती होगी, पुलिस को भी लगती होगी, और जाहिर सी बात है जो चोर है उनको भी लगती होगी। कोई शख्स है, अगर देखें एक फैमिली है छोटी सी, और बेचारा अगर वो जॉब करता है और उसको सैलरी मिल गई है, और अब उसने आज सोच लिया कि आज आज वो अपनी फैमिली को शॉपिंग करा के एक तरफ हो जाऊंगा, उसके बाद मैं देख लूंगा, और अल्लाह ना करे उसके साथ किसी भी शॉपिंग एरिया में या सेंटर में उसके बाद वारदात हो जाती है, या स्ट्रीट क्राइम में हो जाए, या फिर चोरी हो जाए। अब आप सोचें उसके दिल पे से क्या गुजरेगी, और फिर ये भी सोचें कि उसकी आह जो है वो कहाँ तक जाएगी। अच्छा, इसमें एक मसला पता है क्या आया? अब मसला हमारा ये आया कि जी हमें बैंकिंग का निज़ाम बढ़ाना है। अब छोटी सैलरी भी है, बड़ी सैलरी है, आपको डाल दिए ATM वो बैंक अकाउंट, जाहिर बात है डॉक्यूमेंटेड करना है अपनी चीज़ों को। अब वो रुझान यूं बढ़ गया, उस गरीब बेचारे की जिसकी 30,000 सैलरी है, वो ATM में घुसा, उसने 20,000 रुपए उसमें से निकाले और वहीं वो ATM पे लौट गया। तो उस बेचारे का तो वो कोसना किसको दे? अपनी जॉब की काम कहे कि मुझे जो सैलरी कैश मिलती थी मैंने जेब में दबाई, बाहर किसी को पता नहीं, घर जाके वो इस्तेमाल कर ली। अब हम हर तरीके से मारे जा रहे हैं
एक तरफ निजाम हमें मार रहा है, दूसरी तरफ हमें चोर हमें मार रहे हैं। अब निजाम के तहत होते हुए हमें डॉक्यूमेंटेड काम करना है, एफबीआर की कंप्लाइंसेस हैं कि भाई सैलरी अकाउंट से जानी चाहिए, मालिक परेशान है, उसको देनी पड़ेगी, उसको तो एक्सपेंस दिखाना है और डॉक्यूमेंटेड करना है जो भी है। अब बेचारा सैलरी जिसकी है, जिसकी 30,000 सैलरी है, वो 15,000 रुपए भी अपने आधे निकालता है कि आज चलो बच्चों की शॉपिंग निकाल लेंगे, और वो एटीएम में ही लुट जाता है। मैं तो बाहर कदम रखने की बात ही नहीं कर रहा, एटीएम से पैसे निकालने का रुझान भी बढ़ता है इसी शहर के अंदर। रमजान के अंदर एटीएम की वारदातें आप जरा नोट करिएगा। सही, एटीएम यूज ज्यादा होते हैं, एटीएम यूज। अब आपने वो जाहिर बात है, वो 30,000 का चेक लिख के तो अपनी सुबह जाके नौकरी में से वो फैसिलिटीज यूज करेगा, एटीएम से ही निकालेगा। तो ये हम अब या तो आप इतना, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो हुकूमत हमें इतना सेफ सिटी दे दे कि हम एटीएम का इस्तेमाल करें और धड़ल्ले से करें कि हम लुटेंगे नहीं। तो फिर तो ये सब चीजें कंप्लाइंसेस भी अच्छी लगती है। बिल्कुल अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब मजबूरी है, आम आदमी, आम शहरी, मैं और आप मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ हुकूमत हमें मार रही है अपनी कंप्लाइंसेस के चक्कर में, और दूसरा हमें चोर और डाकुओं के जो है उसके ऊपर छोड़ दिया। वो पैसा, जो मेहनत का पैसा, 30 दिन इंतजार करने के बाद, 45 दिन इंतजार करने के बाद हमें मिलती है सैलरी, और वो फिर जाके वो एक झटके में आके, चाहे असली है, छुरी है, चाकू है, नकली गन है, असली गन है, वो हम लुट जाते हैं। ये तो हाल है इस शहर का। अपने दुखड़े हम कहाँ रोएं, क्या करें? ये अब होने जा रहा है इस शहर के अंदर। ये हम आवाम को जो ये बात बता रहे हैं, तो आप खुदारा ऐसे मौके पे अपनी सैलरीज का जो है, आप अगर यहाँ कोई नहीं बचा है, हर किसी के साथ कोई ना कोई वारदात हो चुकी है। ये 2 करोड़ आवाम में से तकरीबन मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जो तकरीबन लुट चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सब शहर का हर तीसरा शख्स वारदात का शिकार है। हर तीसरा शख्स। सोचे तो बात ये है कि स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए फिर हमें भी बाबाओं की तरफ रुख करना चाहिए। 24 घंटे में मसला हल हो जाएगा। तो जो बाबा हमने लगाने थे वो सीसीटीवी कब लगेंगे? वो बाबा हमारे लिए तो वही है। इस शहर को सबसे बड़ी जरूरत है सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, मुकामी लोगों को SHO लगाया जाए, यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि उसको पता होगा मेरी फैमिली खुद यहीं घूमती है, भाई मुझे सिक्योरिटी देनी है, ठीक है ना। ये 2 काम हो जाएंगे। अगर इनकी अपनी फैमिलीज के साथ ये इशू हो जाए तो कैसे ये चोर पकड़ के फौरन से ले आएंगे? हमने तो आज तक ये देखा, अगर किसी पुलिस वाले की या किसी कानून नफिज करने वाले अच्छे बड़ेदारी की जो लोगों के साथ हो जाती है, तो उनके तो हमने देखा दिनों में या ज्यादा हफ्तों में मुलजिमान गिरफ्तार हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं। सही। तो हमारा तो कभी नहीं मिला कम वक्त। वो जितने तो मोबाइल चले गए, छिन गए, 1-2 मोटरसाइकिलें छिनी हुई, वो आज तक कोई एक चीज वापस नहीं मिली। सोचे जी ये तो हाल है हमारे शहर का। एक चीज और थोड़ी सी ऐड कर दूं इसके अंदर, हमारा निजाम ऐसा है, क्या किसको अब ये भी दोष दिया जाए कि आपने अगर FIR लॉन्च की है किसी चीज की गुम होने की, और आपका केस चलना शुरू हो गया, पुलिस से भी निकल गया, अब अदालत में चला गया, आप किसी केस के गवाह हैं, आपकी पेशी लगी, एक गवाह में चले गए, आप बैठे रहे, 10 बजे आवाज लगी, उसके बाद बोला 2 घंटे बाद दोबारा केस होगा, फिर 2 घंटे आप बैठे हुए, उसके बाद आप तंग आके बोलते हैं मुझे जाना ही नहीं। अब आपको बताओ फिर क्या होगा आपके साथ? आपका समन जारी हो जाएगा गिरफ्तारी का, गवाह का, कि अदालत में क्यों नहीं पेश हुए। इस पे गुजरी भी है। अच्छा जी, इस पे गुजरी भी है यहाँ पहली दफा और आखिरी दफा। ये चीज आपको पुलिस कैश करती है, इस निजाम को वो डराती है सामने मुद्दई बनने से पहले। आपके पास तो बता दूं। नहीं बिल्कुल, बस अभी शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। नेक्स्ट शो में जो है बस मेराज वैसे यही पूछ रहे हैं कि मेराज भाई आपके साथ जो है ये क्या वाकया हुआ। तो जनाब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मेराज भाई और अयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर रमज़ान के हवाले से मजीद दीगर टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो जनाब रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की आमद है, और इस मंथ पे हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम आपके साथ में वो टॉपिक शेयर करें और वो बातें करें जो कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं और इससे आपकी ज़ात को भी फ़ायदा, और इंसान की ज़ात को फ़ायदा नेकियां कर कर ही हासिल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, लेकिन अगर ये नेकियां खालिस आप अल्लाह के लिए करते हैं तो यकीन जानें कि इसमें आपके लिए रिवॉर्ड भी है और आपके लिए बड़े इनामात भी हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए कि अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी किफ़ालत करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये कौन लोग होते हैं, क्या आपके आसपास होते हैं, क्या ये वो लोग होते हैं जो आपसे कुछ कह नहीं पाते, क्या आप इनकी बातें समझ सकते हैं। ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो शायद बहुत कुछ चाहते हैं आपसे लेकिन ये कह नहीं पाते, लेकिन आगे बढ़कर इनका हाथ थाम कर इनकी मदद करना
आपका और हमारा ही काम है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हसन औज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं हमारी इकरा, बहुत दिनों बाद हमारे शो पर आई हैं। इकरा कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? और भाई डॉक्टर मखदूम बिलाल हमारे साथ मौजूद है। कैसे मखदूम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, ये तीनों जो हैं वो हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो हसन से स्टार्ट करते हैं। हसन, पूरा साल तो हम इतनी कोई ख़ास नेकियां करते नहीं हैं, या जो अच्छे लोग नेकियां करते होंगे वो ज़ाहिर बताते नहीं, लेकिन अगर हम कर भी थे तो हम बड़ा बढ़ा चढ़ा के उसको बता रहे होते हैं कि भाई हमने तो फ़लाँ के साथ ये एहसान कर दिया या इस तरह से नेकी कर दी। लेकिन रमज़ान जो है एक ऐसा महीना होता है, कम से कम इसमें तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर वो नेकी का इरादा उसने कर लिया या वो नेकी कर ही रहा है तो कम से कम वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करे। और अगर वो इस तरह से नेकी कर रहा है कि वो सबको बता के नेकी कर रहा है तो फिर मेरे ख्याल में उस नेकी का उस तरह से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप जिसके साथ नेकी कर रहे हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको अंडर प्रेशर ले रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं आप उसको मुआशरे में हाईलाइट कर रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे के साथ नेकी की। ये ज़रा बताएं। जी, आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है हाँ। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर हम गुफ्तगू करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उनको बहुत ही सरसरी से समझते हैं। पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या है। रमज़ान जब हम बात करें तो मुसलमानों का एक पूरा एक अक़ीदा है इस पर। हम समझते हैं कि रमज़ान है, इस दौरान हम लोग बहुत अच्छे से एक वो रिलीजियस पैराडाइम में ज़िंदगी गुजारें एक महीने के लिए, और उसके बाद वापस अपनी रगर पे आ जाए। नहीं, रमज़ान एक ट्रेनिंग का महीना है जहाँ आपको दूसरों की भूख प्यास के अलावा उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी की जो सब्र और खामोश और जो होता है दरगुजर करना, गुस्सा कंट्रोल करना है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है एक महीने। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन भी है, किसी हैबिट को हम 20 दिन तक अपना लें तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है, लेकिन आपने इसको दिलो जान से अपनाया हो। जहाँ तक नेकी और मदद करने की बात है तो वो साला साल करनी चाहिए। हमारे एक मफरूज़ा ये है कि रमज़ान में इबादत के सवाब बढ़ जाते हैं तो लोग ज़कात भी सिर्फ रमज़ान में देते हैं, बाकी नेकियां भी रमज़ान में करना चाहते हैं, जबकि इसका तसलसल पूरे साल में रहना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को ज़रूरत पैसों की सिर्फ रमज़ान में पड़े, ज़रूरत पैसों की या पूरे साल की। दूसरी बात देखिए, एक बड़ी गलत मफरूज़ा मैं समझता हूँ कि लोगों के जहनों में डाला जाता है, वो ये कि इस्लाम में पैसे कमाने की ममानियत नहीं है और पैसा अल्लाह ताला चाहता है कि दिखाए इंसान। मैं समझता हूँ ये कहीं कुरान में कहीं नहीं लिखा ये कि पैसा दिखाओ और जो है तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमेशा सादगी का बोला है, बल्कि बोला है असराफ करने वाले शैतान के भाई, शैतान अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान था। मतलब हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे, नहीं भाई अल्लाह ने बोला है जब दिया है तुम्हें तो फिर दिखाओ भी। नहीं, अल्लाह ने कहीं नहीं बोला ये बड़ा गलत मफरूज़ है। हमारे मजहबी अकाबरीन भी इस बात को गलत तरीके से बयान करते हैं। कुरान आप पढ़ें, कुरान में जो जिस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया वो ये बता रहा है कि अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारो। नबी को पूरे ज़िंदगी में कभी भी ज़कात देने की हैसियत नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे साल ज़िंदगी में पैसा ही नहीं रखा इतना कि ज़कात देनी पड़े। जो आता था खैरात कर देते थे रोज़ाना की बुनियाद पे, तो पैसा रखा ही नहीं कि ज़कात देनी पड़े। ज़कात कौन देता है? जिसके पास एक माल रखा हो वो साल उस पर गुजर जाए। तो आप पूरे साल आपके माल इतना जमा क्यों है कि ज़कात देनी पड़ रही है? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में लागू करें कि जो चीज़ आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़ायद है वो आपकी नहीं है, उस पर किसी और कहा कि जो आपके पास आई हुई। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दफ़ा और भी पहले प्रोग्राम में ये एग्जांपल दी थी, मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, 3 घड़ियाँ हैं, तो मुझे तो घड़ी की एक की ज़रूरत है ना। इसके अलावा 2 घड़ियाँ जो मैंने रखी हुई है वो मैंने असराफ रखा हुआ है, जो कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लग्जरी के लिए रखी हुई है। इसको हमें थोड़ा कट डाउन करना है, बहुत मुश्किल चीज़ है आज के दौर में। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़िंदगी में लाएं, कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बड़े बड़े जो औलिया कराम गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, थोड़ी लैविश थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब्र व क़नाअत और सादगी अपनाई, और सादगी दुनिया छोड़ के, जैसे बुद्धा के बारे में कहा था, वो महल छोड़ के अपना जंगलों में चला गया। और देखिए बुद्धा जो था, बुद्धिज्म जिसने पूरा मजहब दिया, तो वो उसने क्या, वो तो बादशाह था, उसने कभी कोई गुर्बत नहीं देखी थी, कोई अफलास नहीं देखा था, तकलीफ नहीं देखी थी। जब उसने देखा एक दिन महल से बाहर निकल के कि लोग तकलीफ में, तो उसने कहा ये तो मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं है। वो ज़िंदगी भर उसने बाहर जाके भटकता रहा, और उसके बाद उसने फिर उसके जिसे कहना चाहिए लोग, कुछ लोग कहते हैं उलमा के उस पर वही आए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस पर एक वो उतरा कि वजदान हुआ कि भाई मुझे ये चीज़ें अब ज़िंदगी में सादगी है कि लोगों को तकलीफ नहीं देनी और मुझे लग्जरी से दूर रहना है। बुद्धिज्म का मतलब ही यही है कि लग्जरी से दूर रहना, और इस्लाम भी सेम यही सिखाता है। जब नबी की एग्जाम्पल हमारे सामने कि उनके पास दुनिया जहाँ के माल गनीमत आ रहे होते थे, लेकिन अपनी जात के लिए कुछ नहीं रखा, सब बांट दिया। हजरत फातिमा के पास, अली के पास क्या था? कुछ नहीं था, फाका कशी हो रही होती थी। तो आप ये देखें कि जब ये चीज़ें हमारे बड़े गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे आजकल के उलमाए करामी को आप देख लें तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनके दस्तरखान भरे हुए होते हैं। तो ये इस्लाम से मुतसादिम है। इफ्तार करने बैठे हैं तो आप सिंपल से इफ्तार करें ना। आप जितने भी मुराकबे होते हैं 40-40 दिन के, 90-90 दिन के चिल्ले काटे जाते थे, रूमी हो या इब्न अरबी हो, सब ने जो काटे 9 महीने के चिल्ले काटे, क्या
फाका कशी में इस तरह से एक वक्त का खाना खा रहे हैं, हमारे तो 3 वक्त का खाना वैसे ही खाया जाता है। सही तो बात। अगर अपनी ज़ात में अगर हम नफ़ी करेंगे ना दूसरों के लिए, अब जैसे रमज़ान है, अगर मैं अपने 3 जोड़े बना रहा हूँ तो 1 जोड़ा मैं रखूँ, 2 जोड़े दूसरों को दे दूँ। और नेकी करते वक्त भी ये देखें, जो आपके पहले रिश्तेदार हैं, गरीब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी कुलीग्स, उनका पहला हक है। हसन, आप ये बात कर रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें या आप अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। यहाँ तो जैसी रमज़ान की आमद होती है, ईद की तैयारियाँ शुरू होती हैं, रेसिंग लगाना शुरू कर देते हैं। फ़लाँ ने तो इतना महंगा जोड़ा बनाया है, फ़लाँ के घर में तो पड़े हैं, फ़लाँ के घर में तो जो है वो पता नहीं कौन से कारपेट आ गए हैं, और हमारी फ़लानी कज़न ने जो है वो चचा की बेटी हो गई, ताया की बेटी हो गई, उसने तो जाके पता नहीं कौन सी मॉल से ड्रेस लिया है, किसी ने डिज़ाइनर ड्रेस लिया है। सवाल लोग पूछते, पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन के कैसे ड्रेसेस बनाए। अच्छा, आप ये देखें कि आप ये क्वेश्चन जिन लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि अगर तो आपको पता है कि आपका कोई रिश्तेदार है जो वेल ऑफ है, तो आप उसे ये भी पूछ लें कि भाई आप ईद छोड़ें, ये बताएं आपने उसके आगे 1 हफ्ते की सेलिब्रेशन के लिए क्या बनाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है जो कि शायद उस तरह से वेल ऑफ नहीं है, उस तरह से उसकी पोजीशन नहीं है, तो आप उससे कोई और भी बात कर सकते हैं। सवाल यही करना ज़रूरी है क्या, या रेस लगाना ही ज़रूरी है? मुझे ज़रा थोड़ा सा ये वाली मेंटालिटी भी, इस पे भी ज़रा बात करें कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। ये देखें आप, जिसे कि ना पीयर प्रेशर कंपटीशन में डाल रहे हैं। मैं बच्चों से तो एक्सपेक्ट करता हूँ, टीनेजर जो होते हैं वो एक फेज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो ऐसी हरकतें होती हैं कि भाई मुझे लोग चाहें, मुझे लोग देखें, लड़के चाहते हैं मेरी बॉडी अच्छी बनी हो, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, लड़कियां थोड़ा फैशन करें, बाल वो डाई कराएं। लेकिन अगर आप 25 साल 30 साल के हो गए, उसके बाद भी आपकी हरकतें नहीं बेहतर हो रही, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी क्या एवोल्यूशन हो रही है आपकी? मतलब एवोल्यूशन का मतलब ये कि आप अब अल्लाह ताला के पास ही जाओगे आगे जाके। तो अब आपने अपनी जिंदगी में क्या बेहतरी की? नौजवानी में बच्चा गलतियां करता है, सीख रहा होता है, हार्मोन्स, गर्म जोश, शादी नहीं हुई होती अक्सर, तो उस वक्त समझ में आता है कि छिचोरापन चल जाता है। ये छिचोरापन ना 25 साल के बाद नहीं चलता। तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ा होता है कि जो 35 साल 40 साल और 45 साल के लड़के लड़कियां, जो खवातीन और मर्द हजरात होते हैं, उनके शशके खत्म नहीं हो रहे थे, शो ऑफ खत्म नहीं हो रहा होता, और उनको ये नहीं पता कि जो लोग जितना वो 2,500-3 हज़ार का खाना खा रहे हैं बाहर, उतने बच्चों की फीस चली जाती है, और 2,500-3 हज़ार के लिए बच्चे दुकानों पे काम कर रहे होते हैं पूरे पूरे दिन, 200-300 रुपए के लिए। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों को नजर अगर हम करेंगे ना, मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैंने सिनेमा में मूवीज देखता था, मैंने आखिरी फिल्म देखी थी मीरा की बाजी। अच्छा, मैंने उसके बाद मैंने वादा किया अपने आप से कि मैं पैसे देता हूँ सिनेमा में जाके, और मैं उधर वो सब उसमें 2,000 रुपए लग रहे हैं, 2,500 रुपए लग रहे हैं, मैं अब आइंदा ये पैसे ज़ाया नहीं करूँगा। सही, ये मैंने अपने आप से वादा किया, उसके बाद से मैं कभी नहीं गया। आई वुड रादर गिव इट टू समवन एल्स। सही। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में कहें, कभी कभार समझ में आता है, कोई इक्वेशन है, तफरीह है, कोई मूड है ऐसा, लेकिन इसको अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बनाने में गलत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वीकली बेसिस के ऊपर तफरीह करें, आप रोज़ाना जो है वो घूमने फिरने जाएं, तो फिर दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखें। अगर जितना आप अपनी नेचर का रखते हैं, अपनी पसंद का रखते हैं, अपनी चॉइस का रखते हैं, अपने कंफर्ट जोन का रखते हैं ना, तो जब आप मूव ऑन करते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, या जैसे हसन ने कहा वो फिल्म देखने गए थे, जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पे सराउंडिंग पे फिर आपके जो लोग होते हैं ना, उनको भी फिर आप उसी निगाह से देखा करें कि भाई हमें इनको भी इतना ही थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेना है। कोई छोटा सा बच्चा अगर आपसे खाना मांगने के लिए आप गाड़ी में बैठे हैं और आ गया है, तो यकीन करें हम सबका जो जेस्चर है वो चेंज हो जाता है कि यार ये बच्चा क्यों आ गया, ये तो इन्होंने यही लगा के रखा हुआ है, यहाँ तो ये बच्चे आते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं। कभी आपने उसकी रीज़न जानने की कोशिश की? मैं तो हमेशा इकरा, ये यूजुअली मेरी ये प्रैक्टिस है कि अगर मैं किसी बच्चे को मांगते हुए देख लूँ, या मैं किसी बच्चे को चाय लाते हुए, वो जो चाय के होटल्स पे नहीं छोटे बच्चे जो चाय ला रहे होते हैं, मैं उनसे बात करना शुरू कर देती हूँ, और मैं ज़रूर उनसे बात करती हूँ। मैं अब ये तो हर किसी का पर्सनल होता है ना कि कौन किसी की हेल्प करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं उनसे बात ज़रूर करती हूँ और उनसे पूछती हूँ तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन से शहर से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। एटलीस्ट उनसे बात करके ना आप उन्हीं बच्चों के अंदर ये एहसास बेदारी जगा सकते हैं कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैंने एक बच्चे को, इसी तरह एक बच्चा था जो आया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है तुम इस मुल्क के पीएम भी बन सकते हो, तुम इस मुल्क में सीएम भी बन सकते हो। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम इतना मज़े से गाना गाते हुए आ रहे हो, तुम चाय सर्व कर रहे हो हमें। उसने कहा मैं तो पता नहीं कहाँ से, सखर से या कहाँ से आया हूँ, मेरे तो पेरेंट्स वहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मुझे रखा हुआ है पता नहीं कितने डेली वेजेस पर। मैंने कहा पढ़ना चाहते हो? ही सेड यस, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मतलब आप जब इन बच्चों से मिलते हैं ना, एटलीस्ट तो कुछ ना भी करें ना, तो इन बच्चों को ये मैसेज दे दिया करें कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, किसी गलत काम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोड़ सकते हो तो ये काम छोड़ दो, अगर समझा सकते हो तो पेरेंट्स को समझाओ। ये कितना ज़रूरी है इकरा कि अगर आप किसी को पैसों से नहीं मदद कर रहे तो मॉरली एथिकली उसको बताएं कि वो इस मुआशरे का हिस्सा है।
देखिए बेसिकली वही चीज़ जैसे अभी हमने कहा कि हम टेंजिबल चीज़ों की बात करें, अगर हम इस तरह इनटेंजिबल चीज़ों की बात कर लें तो जो हमारा EQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम उसको थोड़ा सा अपना पॉलिश करें। और ऐसे टाइम में कि जब हम देख रहे हैं कि दूसरा ज़रूरतमंद है और आपके पास भी अगर नहीं है देने के लिए, तो अगर आप उसको कोई पॉजिटिव उसके साथ बैठ के सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रल वे में बात कर लें, पॉजिटिवली बात कर लें, उसके जो वो कहना चाह रहा है वो सिर्फ एक्टिव लिसनिंग के थ्रू सुन लें और उसको बस ये कह दें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, तो वहाँ भी थोड़ा सा जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान हमें, जैसे हम कहते हैं कि जी हमें खाने पीने की चीज़ों में दूसरों के साथ वो शेयरिंग करनी चाहिए, ईद है तो दूसरों के साथ खुशी मनानी चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, अगर आपके फाइनेंशियल जिस तरह के हम हालात देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, तो आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करें। लेकिन वही वाली चीज़ है कि अगर आप वो कंपटीशन ना लगाएं, आप किसी को इस रेस के अंदर ना इन्वॉल्व करें, ना खुद इन्वॉल्व हो, बल्कि आप किसी के से सिर्फ एक सलाम दुआ रख लें, किसी से एक हल्की फुल्की बात कर लें, उसके इमोशंस को समझ लें, या कोई ऐसी बात जो आपके दिल में आ रही है और आपको लगता है कि वो उस चीज़ से हर्ट होगा, आप वो ना करें। तो रोज़ा तो इस चीज़ का भी है ना, रमज़ान तो इस चीज़ के परहेज को भी कहता है। लाजमी थोड़ी है कि हमने सिर्फ खाने पीने से परहेज करना है, आपको हर उस बुरी चीज़ से परहेज करना है जो आपको लगता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बुराई में शामिल है। आपका रोज़ा हर उस चीज़ से है, आपका रोज़ा गुस्से से है, ऑब्वियसली आपने गुस्सा नहीं करना है, लेकिन रोज़े में सबसे ज़्यादा लोग गुस्सा ही करते हैं। ये बड़ी एक जो है ना वो अजीब सी बात है, और ये कल्चर बना लिया है लोगों ने कि मतलब गुस्सा आ रहा है तो भाई क्यों आ रहा है, मेरा रोज़ा है। भाई अगर आपका रोज़ा है तो सबसे ज़्यादा सब्र शुक्र आपको करना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको ये सोचना चाहिए आप किसके लिए नहीं खा पी रहे, आपने अपना खाना पीना अल्लाह के लिए छोड़ा है, तो फिर आप उसके बंदों पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमारे यहाँ रमजान तो ये है ना, रोजे का जो एक मीनिंग है ना, असल जो एक मतलब है, उसके हिसाब से एजुकेट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ है कि हंगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगर। ऐसा नहीं है, रोजा तो आपको सब्र सिखाता है, रोजा तो आपको ये सिखाता है कि आप अपने इमोशंस को, आप अपनी भूख को, आप अपनी जो थॉट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोज़ा इज़ ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस। रोज़ा एक ऐसी प्रैक्टिस है जब आप फास्टिंग में होते हैं ना, तो आप ये सोचा करें कि मैं इस वक्त फास्टिंग में हूँ और मैं ये तमाम तर चीज़ें नहीं कर सकता, और अगर आम जिंदगी में भी बिना फास्टिंग के ये थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स, ये तमाम तर ये नेगेटिव चीज़ें मैं ना करूँ, तो मैं तो कितना ज़बरदस्त जो है वो पर्सनल लोगों के सामने आऊँगा। खैर अभी मखदूम से हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई रमज़ान की आमद है, और रमज़ान की आमद के साथ ही जिस तरीके से हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, क्या उस तरीके से हमारी थिंकिंग चेंज होती है, क्या उस तरीके से हम लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, या फिर हम हर साल एक महीने का इंतज़ार करते हैं और इसमें एक सर्टन काइंड ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद फिर से हम वैसे हो जाते हैं। मखदूम, आप पूरी डिस्कशन सुन ही रहे हैं, और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि लोगों की मदद करें, तो कम से कम उसकी आप जो है ना वो अशार ना पढ़ें, उसकी पब्लिसिटी ना करें कि किसी की मदद कर दी, अब आप उसकी मदद, आपने तो मदद कर दी लेकिन आपकी मदद उसके लिए अजाब बन गई है कि आप जहाँ वो बंदा जा रहा है तो वो ये सुन रहा है कि जी फ़लाँ ने मेरी मदद की थी, अच्छा जी, अरे आपकी मदद, तो अगर आपके अंदर नेकी का जज्बा है तो इस नेकी को आप ऐसे करें कि बस उसी बंदे को पता हो या आपको पता हो। मखदूम, अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि रोज़ा आया फ़र्ज़ क्यों किया गया, हमें सिखाता क्या है, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले तो इसके इनफरादी फ़वाइद हैं और इज्तमाई फ़वाइद हैं। इनफरादी फ़वाइद पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने नफ्स का तज़किया करना, उस पर कंट्रोल करना सिखाता है। चीज़ सामने पड़ी हुई है खाने की, आप नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, ये वाली बात है। तो इस तरह से अगर रोज़े में हैं तो हमें गुस्सा भी नहीं करना, गालियाँ भी नहीं देनी, या इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नॉर्मल डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन रोज़ा रखने के बाद हमें अपने आप पर कंट्रोल करना एक बड़ी बात होती है। दूसरी ये है कि साइंटिफिक प्रूफ एक चीज़ है कि अगर आप अपनी बॉडी को साल में 20 से 25 दिन तक अगर भूखा रखते हैं तो जो भी यूजलेस सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो मतलब उनको यूटिलाइज करना होता है, तो कैंसर के होने के चांसेस जो है ना वो ये कम हो जाते हैं। तो ये उनके क्या है, इनफरादी फ़वाइद है, यानी बंदे के अपने क्या क्या इसमें फ़वाइद हैं। अब बात करते हैं इज्तमाई फ़वाइद क्या है, कि अगर आप भूख प्यास काट रहे हो और 6 से 8 घंटे के दरमियान काट रहे हो, तो सबसे पहले आपको एहसास होना चाहिए कि पूरा साल कोई एक बंदा है, खानदान है, वो नहीं खाता, मतलब उनके पास उतनी रोटी नहीं होती,
तो आपको ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है इस बात का कि भाई इस तरह से तो कितने लोग हैं जो भूखे रहते होंगे, इस तरह से तो कितने लोग हैं कि जिनके पास खाना नहीं होगा, तो पूरा साल वो गुजारते, हम दिन का एक मतलब 8 घंटे करें या 1 महीने के लिए खुद को करें, तो उसमें आपको एहसास होना, रोज़ा हमें सिखाता है, वो एहसास होना हमें सिखाता है। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये आ गई। अब आते हैं बात पे, तो हमारे काफ़ी सारे अशार ने मतलब जो शायर थे उन्होंने काफ़ी बातें की, लेकिन हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इंसान चाहे किसी भी रुतबे पर हो, कहीं भी हो, क्या भी उसकी हैसियत हो, उसको एक फ़लसफ़ा हमेशा नहीं भूलना चाहिए, और वो है कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। क्या बात। अच्छा, अब बात पर कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि अल्लाह ने ये वाली बात भी बोल दी कि मैं हुकूकुल्लाह तो माफ कर लूंगा, हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो बंदा माफ नहीं बिल्कुल करेगा। अपना हक छोड़ देगा अल्लाह ताला, लेकिन अपने बंदों का तो हक में इस्लाम जो है ना, हमें वो तो आपसे तो सवाल इस्लाम हमें पूछा क्या जाएगा। सिखा रहा है? हाँ, हाँ। पहली बात तो इस्लाम ने ये चीज सिखा दी कि भाई अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें जिंदगी में देख लें, तो इस्लाम करने के बाद तो कुफार भी कहते थे वाकई में अमीन है, सादिक है, सब है। अच्छा, कभी भी काफिर बनने के बाद उन पर मतलब जो मुसलमान थे तो काफिर पर कभी भी उन्होंने इस तरह की कोई चीज नहीं की। तो मदद का फैक्टर बड़ा बहुत जरूरी होता है। इसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट बड़े देखे, चीजें देखी। खादमी ने सिंध फाउंडेशन की तरफ से एक बड़े अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, बाबा मैं भी ईद करूंगा। अच्छा, तो मैंने जब उस चीज़ में देखा, फिर मैं जब उस कॉन्सेप्ट से उन तमाम चीज़ों से गुजरा और बच्चों के चेहरों पर खुशी, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई हम मेहंदी कपड़े इस तरह से लेकर जाएंगे, जो भी हमारे पसमानदा इलाके हैं, सिंध के हैं या कहीं और भी हैं, वहाँ पे लेकर जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? बाबा मैं भी ईद करूंगा। अब आप उन लोगों को भी ईद करवा रहे हैं बेसिकली कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा था सेवेबल सोल के जरिए हमने विंटर फ्री क्लॉथ का इस तरह का किया। तो उस टाइम पर जब हम ऐसे पसमानदा इलाकों पर जाते हैं तो मुझे ये एहसास हुआ कि अफलास की बस्ती में जाकर तो देखे, वहाँ बचपन तो बच्चे तो होते हैं पर बचपन नहीं होता, बचपन नहीं होता। तो बिल्कुल वो सही लोग कह किस रहे तरह हैं। से सरवाइव करें। फिर आप जब उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप उनको मुहैया करते हैं तो वो लोग तो इतना खुश होते हैं, वो स्माइल जो होती है मतलब उसका कोई भी और ये इस तरह से इन बच्चों की मेंटेलिटी पर या इन लोगों की मेंटेलिटी पर, क्योंकि मुझे खास तौर से ना ये बड़ा एक दुख भी होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह जाके किस बच्चे का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, या क्या आप उसको उसके पेरेंट्स से बात कर लें और आप उसको उस जगह से ले जाएं। मुझे ना ये समझ में नहीं आता। मखदूम, नोटिस किया होगा कि ये बच्चे मेंटली जवाब देने के लिए बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। Exactly. जब आप इन बच्चों से बात करेंगे ना तो इनके पास जवाब होता है, इनके पास सॉलिड जवाब होता है कि जी हमारे घर में कोई नहीं है, बिल्कुल हम तो यही काम करेंगे, हमारे पास जो है वो यही रिसोर्सेज हैं, हमारा तो कोई और भाई नहीं है। एक बात है ना कि ये बच्चे इस तरह से, मगर मुझे इतना अफसोस होता है कि देखिए कि मतलब सिचुएशन ने उनको ये काम करने पे एक तो मजबूर किया और ऊपर से वो बेचारे जिंदगी में कितना जल्दी और ऊपर से वो बेचारे डिफेंड भी कर रहे होते हैं। तो लोग उनको क्या कहते हैं, ये तो होते ही ऐसे लोग हैं, ये होते ही ऐसे। वो नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है ना, जो उनका जो मेंटल उनका कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मेंटल इशू या उनको बात करने का अंदाज, वो कोई नहीं जान पाता कि भाई इसके पीछे कितना पेन है। कॉन्फिडेंट टैलेंटेड बहुत होते हैं। और अगर हम इस तरह के लोगों की मदद भी करें तो पैसे ना दें, उनको खाना खिला दें या उनकी जो भी जरूरत की चीजें आप देख रहे हैं, चप्पल नहीं है, शूज नहीं है, कपड़े, अब सर्दी के कपड़े उसके पास नहीं है, मौसम ऐसा है, गर्मी का मौसम है, वो कोई ऐसे मतलब मोटे कपड़े पहने तो आप वो दिला दें। अच्छा, एक और बड़ी बात आपने बड़ी अच्छी कही थी, मैं उसमें चीज कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे रेस की कि आपने कितने कपड़े किए, क्या प्लानिंग, तो हम क्यों ना इस तरह की रेस को छोड़कर हम इस तरह की रेस में लग जाएं कि आप बताएं आपने कितने लोगों की हेल्प की है। हमने तो इतने लोगों की हेल्प की जी, तो उस पे मैं आपको जवाब बताती हूँ, मैं आपको जवाब बताती हूँ, उस पे आपको जवाब मिलेगा। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, ये हमारा और हमारे अल्लाह का मामला है। आप कौन होते हैं? मतलब हम जो रेस कर रहे हैं उसका क्या कोई फायदा नहीं है, इधर इसका बड़ा फायदा है। आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों की कफालत कर सकते हैं, और मजे की बात यह है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों कर सकते हैं। अच्छा, इस मामले में ना बड़ी लज्जत है, आपको पता है कि जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं उस वक्त मदद कर रहे होते हैं जिस वक्त उसको जरूरत होती है। तो किसी वलीउल्लाह से किसी बंदे ने पूछा कि हमें कैसे पता लगे कि हमने जो किया है वो अल्लाह को बहुत पसंद आया है। तो कहा कि आप अगर इंसान की पसंदीदा काम करते हैं तो वो आपको जिस्म के किसी भी हिस्से पे बोसा यानी किस करता है, फेस पर, हाथ पर, कहीं पे। लेकिन जब आप अल्लाह का पसंदीदा काम करते हैं ना तो आपको अल्लाह दिल पर किस करता है, और वो आपकी एक अजीब खुशी की लहर होती है जिसको आप एक मरतबा उसकी लज्जत को फील कर लेना तो आप दुनिया में हमेशा वही काम करते रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है मखदूम कि अगर आपने किसी के साथ नेकी की और आपका दिल मुतमईन है
तो कहीं ना कहीं आप ये Exactly. फील कर रहे होते हैं कि शायद, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारी नेकी किस हद तक कबूल हो रही है, किस हद तक नहीं है, ये तो ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर दिल में सुकून है, आप मुतमईन है, और तो ये उसकी फिर लज्जत मिलती है। मैंने बताया ना, जब आप अल्लाह का पसंदीदा काम करें तो आपके खुशी की लहर ऐसी दिल से होगी कि आपको पूरे जिस्म को वो मतलब सुकून प्रोवाइड करेगी। और एक और बस मैं लास्ट अभी में बात करूंगा। हसन पे कमेंट, हसन आप जरा बताएं कि ये जो इंसान के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है किसी के साथ नेकी करके, या अभी जैसे मैं जिन बच्चों का जिक्र कर रही थी कि ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इनको अपनी ये जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगती, ये आपको भी हैरान कर देंगे। आप इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे नहीं हम तो यही काम करते हैं, हालांकि वो बेचारे उनको पता है कि हम ये जो जवाब दे रहे हैं जवाब बनता नहीं है यहाँ पे, हम इस सिचुएशन में फिट इन नहीं होते, लेकिन फिर भी ये एक तो ये क्या मेंटालिटी होती है कि लोग अगर कुछ गलत भी कर रहे हों तो उसको भी डिफेंड करते हैं और उसके बारे में भी मतलब अपना ही कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए, अपनी किसी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए उससे बड़ा जवाब देते हैं। क्या ये मेंटालिटी ठीक होती है लोगों में? बच्चों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। हाँ। एक बच्चा जिसने मुश्किलात देखी हैं, वो सड़क पे आ गया है शुरू से ही, हाँ। अगर आप उसको नए जूते भी दिला देंगे ना, वो बेच के दोबारा वही पहन लेगा। हाँ। ये होती है। अब मैं बताऊँ, राशन ड्राइव अभी शुरू हो जाएंगी रमज़ानों में, क्योंकि लोगों को लगता है रमज़ान में हम सदका खैरात करेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब वही राशन ड्राइव की जगह आप अपने खुद ही राशन डलवाएं उन लोगों के जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊँ कितने सारे बैकग्राउंड, क्योंकि देखिए हम लोग जो है कराची के लोग या पाकिस्तान के लोग यूजली मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिसयूज़ करने वाले भी पूरे माफियाज बैठे हुए हैं। इस वजह से लोगों ने मदद करना बंद कर दिया है लोगों की, कि पता नहीं कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है। हर बंदा यही पूछता रहता है कि जो डिजर्विंग है उसका बताएं। आपसे भी कितने बच्चे हैं जो अपनी फीस यूनिवर्सिटी की नहीं दे सकते, आप उनकी फीस क्यों नहीं दे रहे? आपको सड़क पे खाना खिलाने के लिए आप वो हैं जो कि जिनको घर पे भी खाना मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भूखा अल्हम्दुलिल्लाह शहर में नहीं होता। बताने का मकसद ये कि जहाँ आपको पता है कि आपके मोहल्ले में बच्चे जो फीस नहीं दे सकते, ट्यूशन में पढ़ा रहा है, फिर भी उनकी अम्मा की दवाई के पैसे नहीं, तो आप दवाइयाँ भिजवा दो, लेकिन आप या फीस डायरेक्ट वाउचर खुद जमा कराओ, लेकिन आप वो नहीं करोगे। आपको लगता है कि सस्ती शोहरत वाली चीजें, जैसे कि मैं बॉक्सेस तकसीम करती हूँ, दिल को खुशी महसूस हो रही है, तो वो शॉर्ट टर्म आपको लग रहा है कि वो आपने दे दिए, शॉर्ट टर्म आपको वो नेकी करो जिसमें आपको दिल में देते हुए भी वो हो जाए कि यार मैं इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ। जिन नेकियों की लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, और जिन बॉक्सेस के साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, यकीन करें वो फेड हो जाती हैं, यकीन करें वो 2, 2.5, 3 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो नेकी आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी खुशी से करते हैं ना, वो दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है और वो आखिरत में भी जो है वो आपकी मग़फ़िरत का आपने कोई ऐसा इंसान अपलिफ्ट कर दिया जिसको उस मकाम पे पहुंचा दिया जहां वो 10 लोगों की हेल्प कर सकता है, ये बहुत बड़ी नेकी है। खाना आज है नहीं। दूसरी बात मैं को बताऊं, देखिए साइकोलॉजी क्या होती है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके हालात बहुत ख़राब, जिनके वालदा जो है मेड का काम करती है, लेकिन आपको पता है बच्चे स्कूल चीज़ लेके जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे उधर, उनको जहन में लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये सब बच्चे करें तो हमें भी करना है। ये चीज़ उनको ख़त्म करानी है। फल हमें महंगे क्यों खरीदने हैं? सस्ते फल मिलते हैं, सेब मिलता है सस्ता, अब ले सेब नहीं खाना है, हमें वही फल चाहिए जो महंगा है। देखे उस पर फिर शिकवा कहना भी होना कि भाई जो चीज़ सस्ती है, आपको क्यों सब्जियां सस्ती हैं क्यों नहीं बनाना, हमें वही वाला गोश्त खाना, वही वाली चीज़ खानी है। अगर आपके पास नहीं है, आप मैं बताऊं अफ्तार हो या सहरी हो, आप इतनी आसानी से सस्ते में आप इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर सुगड़ खातून है जिनको पता है, और जो मर्द हजरात जो 14 साल लेके आते हैं उनको पता है किस चीज़ का रेट कितना है, आप बच्चों को वही फल खिलाएं, वही सब्जियां खिलाएं जो सस्ती हैं और अच्छे से अच्छे सेहत उनकी रहेगी। चने इतने सस्ते होते हैं, आप वो नहीं खिलाएंगे रोजाना में, आपको चाहिए कुछ दूसरे प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज चाहिए जो आपको पकौड़े चाहिए, और आपको और क्या चाहिए, आपको लैंटन डम्पलिंग योगर्ट सॉस चाहिए, और इसके अलावा आपको जो है पिज़्ज़ा चाहिए, इसके अलावा आपको बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए, फ्रूट चाट चाहिए। उसके बगैर जो है वो रोज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। भाई ये वैसे तो बड़ी सुन्नत की बात होती है, पानी और खजूर से वो खोल रहे हैं रोजा, वो याद नहीं होती सुन्नत। नहीं। तो मुझे ये होता है कि हम लोगों के लिए तो हर चीज में अच्छा चलो एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है। चाहिए। उसके बाद हसन ये भी है कि खाने में क्या है। Then we need is dinner. हाँ, मतलब आपने भरपूर इफ्तार किया, उसके बाद जी चले जी इशा की नमाज, फिर तरावी, उसके बाद अब डिनर में क्या है, खाने में क्या है, मतलब हाँ अच्छा, फिर खाने के बाद अब सहरी तक खाना है। सहरी तक बीच में जो है वो भाई तो थोड़ा क्रेविंग हो रही है, बस सुबह का रोज़ा तो रखना ही है। सहरी में फिर बीच में जो है वो आप गए, जो लड़के होते हैं ना वो तो बाहर निकल जाते हैं होटल्स पे, वो क्रिकेट मैच, फिर उसके बाद क्रिकेट मैच, फिर उसके बाद वो सहरी है, फिर सहरी में जो पराठे, ये सारी चीज़ें भाई ये अल्लाह की नेमतें हैं। ठीक है, आप सब्र शुक्र करके इनकी नेमतों का शुक्र अदा करके खाएं पिएं, लेकिन फिर कम से कम
जो लोग ये चीज़ें नहीं रखते, जिनके पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है, रिस्क की इतनी फरावानी नहीं है, तो उनसे सवाल भी ना करें और फिर उनसे रेस भी ना लगाएं। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो ये 2 काम कर लें कि कम से कम जो है वो ये शोबदेबाजी, ये शोबाजी जो है ये कम कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक जैसे एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि जो हीरोइन होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है और उसके साथ की जो साइड एक्ट्रेसेस हैं उसको वैसे हल्का रखा जाता है और ताकि वो कंपटीशन जो है ना वो जरा अच्छा रहे और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहे हीरोइन और वो हीरोइन लगे। अच्छा, डेली रूटीन में भी ना हम यही करते हैं, हम रेस उन्हीं से लगाते हैं जिनका हमें पता है दे आर नॉट केपेबल इनफ। ये बढ़िया आपने बहुत आप उनसे लगाए ना जो आपसे ऊपर है, आप उनसे नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज यू न्यू कि भाई इसके साथ जो है ना कंपटीशन बनता नहीं है। आप अपने बराबर वाले का मेरा तो कहना ये कि कंपटीशन करना ही क्यों है? अगर आप कंपटीशन करें अपने आप से, इट्स इन अ कल्चर। बेसिकली ये चीज हमें सिखाई इस तरीके से आप अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोजाना अपने एक दिन से अपने दूसरे दिन का कंपटीशन करें कि आज मैंने कॉलेज में कैसा दिन गुजारा। आप अपना कंपटीशन जब अपने साथ ही करेंगे और अपने आप को ही बेहतर करेंगे तो यकीन करें फिर बाकियों से आप बेहतर ही होते चले जाएंगे। आपको किसी और से कंपटीशन लगाएं, लेकिन फिर आप अपने लेवल वाले से लगाएं, आप अपने से नीचे वाले से नहीं लगाएं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपने नीचे वाले से लगाते हैं। हमें एक फैमिली साइकिल पे बैठ के आप जो है वो ईगो डाले से रेस लगा रहे हैं, ये तो फिर फजूल बात है। आप कहेंगे कि जी एक फैमिली अगर आपका कोई है जो आपसे थोड़ा सा वो मुश्किलात में है और आपकी फैमिली थोड़ी सी बेहतर है तो आप कोशिश करेंगे यार मैं उन्हीं के सामने आप बताएंगे मैंने तो 4 जोड़े बनाए ईद के और मैंने सहरी अफ्तारी के लिए अभी से मैंने सारे फ्रोजन आइटम्स जो है वो कर दिए हैं, सलाद डमका सारी चीजें। अब वो तो वैसे एहसास कमतरी का शिकार हो गया। अब वो क्या करेगा, गुनाह भी इसी तरीके से होता है ना। अब वो क्या करेगा, बोलेगा यार ये हमसे ज्यादा कर रहे हैं तो अब हम क्या करें, तो वो उल्टे सीधे जो भी हरकतें होंगी ना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो उसको भी फिर जस्ट टू लेके आते हैं के सामने। और फिर दूसरा ये कि फिर इस तरह से जो उनके अंदर जो क्रिमिनल एक एक्टिविटी होती है ना वो भी फिर वहाँ पे पैदा हो जाती है कि भाई हाँ चल बाय हुक और बाय क्रूक फलाना तो 4 जोड़ा ला रहे हैं, हाँ तो ये तो करना ही है। और मखदूम आपसे तो लोग ये पूछते होंगे आप तो डॉक्टर साहब वैसे ही डॉक्टर हैं, मतलब आपकी तो मतलब ठीक ठाक तनख्वाह होगी, आपके पास तो इतने पेशेंट आते होंगे, आप तो मेरे ख्याल में 3 दिन के बजाय 6 दिन जोड़े बनाते होंगे, ऐसा कुछ है? नहीं मतलब हमारे बॉयज़ में तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि हम ड्रेसेस पर इन पर नहीं करते, अलबत्ता इतना होता है कि आपके क्या प्लान है, कहाँ नहीं जाने के मखदूम प्लान सॉरी बॉयज जो होते हैं ना बहुत सारे, हसन आप इस बात से जो है ना वो अग्री करेंगे, बॉयज जो होते हैं ना वो भी कोई कम नहीं होते। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता कि ये लड़के बड़े शोबाज होते हैं, ये आपके जैसे सादे बॉयज नहीं होते सारे। हाँ इतने फैशन कर रहे हो तो समझ में नहीं आता कि अच्छा ये इनको इतने फैशन की जरूरत क्या है। मतलब मर्द को उतना ज्यादा उस चीजों की जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की। अच्छा अगर आप टीवी पे जा रहे हो, किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, समझ में आता है, बट यू आर डूइंग नथिंग। आप घर पे हो दिन भर, आप जॉबलेस भी हो, लेकिन आपके किटिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, माँ बाप के पैसों से। अच्छा पढ़ा जा नहीं रहा, प्रॉफ निकल नहीं रहे, पेपर रुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शश के पूरे भाई शशके जो है ना वो पूरे करने कंपटीशन हो रहा है। सही बात बोली कि मेजॉरिटी हमारे यहाँ इस तरह से है कि बॉयज का इतना नहीं होता, हमारी फिर क्या आउटिंग्स एंड प्लानिंग्स के इस पर काम हो रहा होता है। खैर हम इस पर बाद में बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि नेकी करने का जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, आप अगर सीधे हाथ से दे रहे तो आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले। एक ये दूसरा ये कि नेकी करो और दरिया में डालो, तो हम इस तरह के पे आते हैं। तीसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट ये वाली बात कही कि अगर आप रेस लगा भी रहे हैं, आप किसी के साथ जो है ना कंपेरिजन कर भी रहे हैं अपना, या उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई तुम भी ये करो, तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आ जाओ, ताकि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक मेरी बात सिंपल सी वही है कि आप अल्लाह को राज़ी कर जाएं, क्योंकि जब आप अल्लाह के इश्क में, मोहब्बत में जब अल्लाह राजी तो फिर दुनिया राजी, फिर तो कुछ पीछे बचता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं रहा फिर तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रमज़ान का महीना वही वाली बात सर वाली कि एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है जिसमें आप पहले तो अपने गुस्से, एंगर, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करें, अपने पूरे नफ्स की पूरी एक जो तरबियत होती है वो करें। फिर दूसरा ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं भूलें कि अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं, रोज़ा पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें करें तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। नहीं, अगर आपने लोगों की खिदमत नहीं की, आपके दिल में एहसास दूसरों का वो चीज़ नहीं हुई, तो शायद रोज़ों या रमज़ान के वो सारे जो हम कहते हैं ना कि सारी बरकतें, रहमतें हमें अता हो, तो वो सारी अता उस वक्त तक नहीं, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। तो वही लोगों को ये देखना चाहिए कि जब आप नेकी कर रहे हैं तो नेकी खालिस अल्लाह के लिए होती है, और दूसरी बात ये कि अपने साथ, अपनी सराउंडिंग में उन लोगों का भी ख्याल रखें। तो शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत आम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है शादी से रिलेटेड। क्या आप लोगों की शादी हो गई है, और अगर हो गई है तो क्या आप खुश हैं, और जिनकी नहीं हुई है तो क्या वो नाखुश हैं? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो भाई आज एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तुम्हारे सारे टॉपिक्स ही अच्छे होते हैं और आज हमारे जो गेस्ट है वो भी बड़े ज़बरदस्त बैठे हुए हैं और उनसे पूछेंगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो ये जो शादी का लड्डू होता है ना, ये ऐसा होता है कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। बस जिसने शादी कर ली आप देखेंगे वो भी रो रहा है, जिसने नहीं किए वो भी रो रहा है, जिसने चचा की बेटी से किए वो भी रो रहे हैं, जिन्होंने अपनी पसंद से किए वो भी रो रहे हैं। मतलब हर तरीके से हर बंदा जो है रो रहा है। अच्छा जिसकी नहीं हुई है वो ये कह रहा है मेरी हो नहीं रही, जिसकी हो गई है वो कह रहा है नहीं भाई करनी नहीं चाहिए। हसन ये क्या इशू क्या है? ये कोई मुतवाजन जवाब है इसका कि भाई बंदा क्या करे, बैचलर रह ले। अच्छा जो बैचलर रह रहे हैं उन्हें रहने भी नहीं दे रहे चैन से ना, और शादी नहीं होगी इसकी तो देखो ये क्या प्रॉब्लम है। मैं बताऊं एक ये सवाल जो है ना आजकल के दौर के हवाले से बहुत संगीन होता जा रहा है लोगों के लिए। देखिए अल्लाह ताला ने जब मर्द को पैदा किया है, औरत को पैदा किया, उसकी जिबिल्लत में ये डाला है दो तरह की जो है। एक तो उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, सिर्फ खाना पीना तो जानवर भी करते हैं, मर जाते हैं। मर्द में ये है कि उसको फोकस होकर मैरिज के इंस्टीट्यूशन की तरह रिप्रोडक्शन करनी है। रिप्रोडक्शन ही समझे एक मर्द या औरत के लिए वही है एक जरिया जिससे वो उसकी बाकियात रहेंगी। तो एक्चुअली प्रोजेनी जो चलनी है असल मकसद है शादी का वो। अब उस प्रोजेनी के लिए आप अपनी जब वाइफ चूज करते हैं या हस्बैंड जो वाइफ जो लड़का जो चूज करती है उसमें ये देखना चाहिए कि वो क्या किस तरीके की उसकी कंपैटिबिलिटी, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेंटल कंपैटिबिलिटी है नहीं, खुश कौन है, सिंगल है या दोनों खुश नहीं है। इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, वो किसी हाल में भी खुश नहीं होगा। बात ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हैं तो उठाएं, नहीं उठा सकते तो नहीं उठाएं। अब ये लोग कहते हैं यार मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या शादी करूँ। कोई और खातून भी हैं जो बेचारी जरूर उनको एक बीमार शौहर भी चाहिए, भले उनको एक साथी चाहिए, जरूरी नहीं बताने का जरूरत आपको होता है ना इंसान की कंपैटिबिलिटी के आपको कंपेनियंस मिल जाते हैं। मैंने देखा है अपाहिज लोगों की भी शादियां हुई हैं। वो ऑब्वियसली वो तो है। देखिए हर जगह अब कहीं ये होता है कि कुछ लड़की है ओबीस है या कोई डार्क स्किन कलर की शादी हुई तो कहीं ना कहीं उनको मुतबादिल बर मिल जाएगा, किसी का किसी ने कहीं ना कहीं है जोड़ा। लेकिन हमें क्या होता है, हमें आइडियल बना के जो रखते हैं ना उसमें हमारी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। इकरा जरा इसके ऊपर मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाहती हैं, ये आइडियल बनाना और ये कॉलेज से लेके आगे तक की जिंदगी में फिर उसके बाद रियलिटी पता लगना। देखिए शादी के अगर हम इस बात पर आ जाना कि ये सब जो कुछ हमने किया है दैट वाज फजूल मिस्टेक और ये स्टूपिडिटी थी। देखिए शादी अगर हम सिर्फ सबसे पहले देखें शादी है क्या। शादी एक फुल एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और जब आपका कहीं एडमिशन होता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छे से पढ़ें, आपने वहाँ से एक डिग्री लेकर निकलनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो एक परमानेंट चीज़ हो गई। शादी इज़ अ कांस्टेंट चीज़ और एक टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, ठीक है। तो शादी को पहले आपने समझना है कि शादी है क्या। हमारे यहाँ मसला ये आता है माशरे में पहली चीज़ कि हमें शादी के लिए साइको एजुकेट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग्स नहीं होती। चलें अगर आप साइकोलॉजिस्ट के बाद नहीं भी जा रहे तो घर के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो यंगस्टर्स वही सीख रहे हैं कि हमें इस तरीके से बीवी को रखना और बीवियाँ क्या सोच रही हैं कि हम इस तरीके से मर्दों को रखना, ठीक है। तो एक वो वाला मसला आ गया। हम पहले से ही परवरिश जब करते हैं बच्चे की तो हम मुझे सिखाते ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब वो शादी वो समझते हैं शादी इज जस्ट जैसे हम हमारे यहाँ कल्चर है कि बहुत बड़ी शादी लेवे शादी होगी, जोड़ा ऐसे पहनना है, वो इवेंट्स होंगे, 6 इवेंट्स हमने लड़की वालों ने करने, 6 वो होंगे, खाना ऐसा होगा। 3 दिन बाद वो जो रोमांस है, वो शादी के एक जो एंजॉयमेंट है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद व्हेन यू फेस द रियलिटी तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने शादी की क्यों। शादी करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, शादी होनी चाहिए। तो ये जिनकी शादी नहीं होती ना उनके साइकोलॉजिकल मसले मसाइल और होते हैं। फिर मैं ये कहती हूँ शादी होनी चाहिए और शादी करनी चाहिए, लेकिन पहले आप ये सीखें कि शादी है क्या और आपने शादी करनी किससे। अच्छा एक ये कल्चर भी बन गया है मखदूम, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनकी शादियाँ हुई होंगी या आपसे लोगों की बात होती होगी, जो बंदा खुश भी है ना, यानी मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, लड़कों में आदमियों में जो शादी करके खुश भी है ना, अगर वो किसी को ये कह देना हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी, तो भी उनकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। यार ये कैसी बात कर दी। मतलब ये हमारा कल्चर बन गया है कि जिसकी शादी हुई हुई है ना उसने रोना ही है। अरे यार मत पूछो भाई व्हाट इज़ दिस। अच्छा और अगर यही बात कोई खातून कर रही हो कि कोई किसी से पूछ ले भाई आपकी शादी हुई आप खुश हैं, नहीं यार मत पूछो बस, तो फिर तो आप देखें कि वो खातून जो है ना वो एक विलन बन के पूरी अलग से पॉपअप हो रही होंगी, उनकी जो है ना वो क्लास भी हो रही होगी, उनसे सवाल भी हो रहा होगा। लेकिन हर जगह बैठ के जितने भी ये मर्द हजरा आते हैं वो हर जगह बैठ के ये बात कर रहे होते, हाँ यार बस तुम्हें पता है अब तो शादी हो गई, अब क्या मतलब व्हाट इज दिस यार, शादी हो गई तो क्या हो गया। मतलब आप अपनी वाइफ को जो है अंडर प्रिविलेज कर रहे हैं, आप अपने ससुराल वालों को अंडर प्रिविलेज कर रहे हैं, आप अपनी शादी के बारे में खुद ही उसी की बुराई कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही बुरा काम कर लिया मैंने। ये क्या एटीट्यूड है? सबसे पहली बात तो ये है कि नफरत इंसान का बनाया हुआ अमल है, वरना कुदरत तो हमें मोहब्बत सिखाती है। एग्जैक्टली। तो अब कुदरत ने इसी आपको तो बहुत मोहब्बत सिखाई हुई है कुदरत ने, मुझे पता है आपकी
सारी बातों में मोहब्बतें आ जाती है। देखिए, ये पहले तो- आप शेर सुनाएं, मोहब्बत पे पहले आप शेर सुनाएं, फिर आगे बढ़ेंगे आप। मतलब इसके मजाक पर, इसके हकीकत पर के संसार में आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी खातून के लिए जो आपने जिंदगी में शेर लिखा हो, बड़ा पहले अच्छा, आप ये मेरी वो अपनी शायरी है। हाँ, आप पहले अपनी मैं वही शायरी सुना सुनाएं देता भाई, हूँ बिल्कुल, हाँ। कि छूकर गुलाब को जब उसने कुछ कहा होगा, हाँ, छूकर गुलाब को हाँ। जब उसने कुछ कहा होगा, सोच बुलबुल की सदाओं का वहाँ क्या हशर हुआ होगा। ओए होए होए। साथ गुलाब का खुशबू ने छोड़ दिया होगा यकीनन, हाँ, गुलिस्ता में तो जैसे बहारों का बसेरा हुआ होगा। अरे छूकर गुलाब को जब उसने कुछ कहा होगा। तो ये सब चीजें, खैर हम उस पर बात आ रहे जी, हैं। जी। तो मैंने बात क्या ये कही कि किसके लिए आपने लिखा? असल जो मेरा मुद्दा था ना, क्योंकि ये जितनी मोहब्बतों का जिक्र आपने शोज पे किया ना, ये प्लीज मोहब्बत किसके लिए आपने, देखिए, मतलब सबसे कोई पहली तो बात ये है कि trend है, आप क्या है? हाँ, सबसे पहले मैं ये ये कौन मानता हूँ- खातून है जिनका आप शोज पे जिक्र- देखिए, सबसे पहले तो आज बात बस ये पता चली जाए। नहीं, तस्वुरात की बात तो खैर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि आप महफिल में बैठकर महबूब को डिस्कस नहीं करते, ये इसके उसूलों के खिलाफ होता है। ये तो फिर भी नेशनल टीवी का स्क्रीन है, तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। खैर, लेकिन है तो आपकी कोई खातून के लिए Exactly, लिखना। exactly, यही तो पूछ रहे हैं हम, exactly. ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि कौन है, हमारे एड्रेस और फोन नंबर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली नो नो, तो वो चीज़ें आती हैं। मैं उस बात पे आ रहा था कि मैंने क्या बात बोली कि नफरत तो इंसान का बनाया हुआ अमल है, हाँ। वरना इंसान कुदरत तो मोहब्बत सिखाती है। सही। तो कुदरत ने इस मोहब्बत के पहलू को करने के लिए, या एक जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता हाँ, है, हाँ। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जोड़े जोड़े पैदा किए, और वो सब चीज़ें। अब बात आते हैं शादी पर के, जो शादी का लड्डू खाता है वो भी क्यों रोता है, और जो मतलब नहीं खाता वो भी क्यों रोता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि रोता वही बंदा है कि जिस बंदे को सबसे पहले तो ये नहीं पता होता कि शादी का मतलब क्या है, क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दूसरी बात, वो बंदा रहता है कि जो सही वक्त पे डिसीजन नहीं लेता। मेरे घर में एक चीज़ मैंने सीखी है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, वो तब तक लड़के को शादी के लिए राजी नहीं करेंगे, अगर लड़का इसरार भी करेगा तो उसको पहले एहसास ये दिलाया जाएगा कि भाई स्टेबल हो जाओ, अपने खर्चे उठाने के काबिल हो जाओ, क्योंकि अभी हम तुम्हारे खर्चे उठाएंगे या तुम्हारे बच्चों के खर्चे उठाएंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपने आप को, लड़के को स्टेबल कर ले। कहीं पर भी हो रही है लड़की का ये फैक्टर होता है हमेशा कि वो मतलब ना भी हो इतना, तो वो सब ये चीज़ों पर आ जो जाती है। कल्चर है ना हसन, आई डोंट नो आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें कि भाई पहले स्टेबल हो जाओ। लड़कियां आजकल इतनी बेवकूफ हैं कि वो किसी अनस्टेबल लड़के से शादी करें। लेकिन ऐसा होता है ना, हमारे गांव में इस तरह की मॉडर्न सोच नहीं है। 90% हमारी जो भी इस अगर तरह की आप जो है ना सर्टेन पॉपुलेशन है, तबके उनको की नहीं बात पता करें ना, होती। विलेज की जो बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो बहुत कुछ हो रहा है। वहां पर तो बेचारी लेकिन लड़कियों हम के साथ, मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे ना, इस तरह से हमारी भी तो- मेजॉरिटी ऑफ हाँ, पॉपुलेशन उनको वहां तो पर ही पता है। भी नहीं होता कि उनकी शादी किससे तय हुई है, वो बेचारी हो तो जाती है वो। एग्जैक्टली इसी चीज को मैं वही उसी बात पे लेके आ रहा हूँ कि बंदा जो शादी का लड्डू खा के रोता है, वो क्यों रोता है? क्योंकि हम रियलिटीज को, हकीकतों को समझते ही नहीं। आज तक ना हमने समझने की कोशिश की है, ना समझा है। बच्चा है, बस हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि रिलीजियस में बच्चा 17 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, आप उसकी शादी करा दें। अब शादी कराने के बाद आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो बच्चा 17-18 साल का वो वैसा ही काम करके जैसे आपने 45 ईयर्स में 50 ईयर्स में आके किया है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबसे पहले मेल जो होता है उसको आप स्टेबल होने के बाद ही उसकी तरफ आप लेकर जाएं। जो मैंने बताया कि मेरे खानदान में एक चीज़ कॉमन है, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सेकेंडली आता है कि अब एक अगर औरत आती है, तो मैम ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम सबसे पहले उसको एजुकेट करें कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। अगर हम समझ लें कि वो लड़की अब शादी के काबिल हो गई है, सही, तो हम उसकी शादी कराएं। मतलब आप उसको इतना एजुकेट कर रहे हैं। लड़के देखिए, लड़के का मैंने बताया स्टेबिलिटी अगर उसकी होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स में जो है ना, ये चीज है। मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उसमें ये कि लड़के का है कि आप अगर वो स्टेबल है और स्टेबिलिटी तक आते आते उसकी एज मेच्योरिटी तक आ जाती है। लड़की की क्या जिम्मेदारी, आप भले उसको स्टेबल ना करें, फाइनेंशियली वो इतना नहीं हो रही, लेकिन आप इस जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गई हैं, तो आप इसका देना वो आप इस पर डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि आई रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स ओपिनियन। मैं बात कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये चीज आ गई। उसके बाद हम आते हैं कि लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर एक बच्ची की शादी हो गई है और वो शादी का लड्डू खाने के बाद रो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ उनका कसूर नहीं है, कसूर घर वालों का भी है,
कसूर आप लोगों का भी है कि शादी करवाने के बाद आपने तो बड़ा अच्छे से उसको मतलब नाच के अपने प्रोग्राम्स करके उसको शादी करवाई, लेकिन वही बहन जो शादी के प्रोग्राम्स में खुश थी अब वही उस लड़की से लड़ रही है। इस तरह से जो आपने खर्चे उठाए शादी के, तो आपने खर्चे उठाए, फादर की बात कर रहा हूँ, अब आके आके उसके बच्चे हो रहे हैं, आप उसको देख ही नहीं रहे कि भाई वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि अगर वो उस खाने के बाद भी रो रहा है तो उसमें उसकी गलती भी नहीं है, आपकी भी गलती है। एज अ पेरेंट्स आप उसको भाई ये गलती किसकी है इकरा, जरा बता दें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन करूंगी, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करूंगी। यहाँ पे हम बात करें कि लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए और लड़के को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अभी आप फाइनेंसेस साइड पर हटा दें, फाइनेंसेस हो जाते हैं स्टेबल, दोनों को मेंटली मैच्योर होना चाहिए, दोनों को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। लड़की को ये पता होना चाहिए ये मेरा शौहर है और मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और लड़के को पता होना चाहिए। आपके लिए एक और क्वेश्चन आया, ये मेरे प्रोड्यूसर फहद है, वो कह रहे हैं कि लड़की बंदे को फाइनेंशियली स्टेबल कहाँ होने देती है। देखिए ऐसा नहीं है, आगे ना ये तो देखिए हम दोनों को ऐसे अल्फाज आते हैं, ठेला भी चलाओ मेरे घर से उठाओ। आपने अगर में तो हम दोनों को बहुत वोकल हो जाना चाहिए। नहीं वो तो ऐसे अल्फाज भी आते हैं, ठेला भी चला लो और खर्चे उठा लो। में 2 लोग हमें यहाँ देख रहे हैं। देखें अगर लड़के को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इमोशनली और मेंटली मैच्योर होना चाहिए। उसकी आई कैन अंडरस्टैंड उसकी लिमिटेड एक वो है, सही है। मैंने ये क्या किया, एक इंस्टीट्यूट है जिसे हमें चलाना है, सही है। लड़के की एक सिग्निफिकेंट एक वो है, ठीक है। अगर वो कम भी कमा रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे डिवीजन कैसे करना है। हमारे यहाँ मसला ये आता है लड़के को डिवीजन नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ लड़के को ये जैसी शादी होती है ना, फैमिली, एक तो सबसे पहले जॉइंट फैमिली मसला, ठीक है, सही है, आप रहें, आप पेरेंट्स का खैर है, लेकिन आप इक्वली जिसको लेकर आए उसको भूखा तो ना मारे, उसकी भी तो हक है ना, 4 जोड़ों का। अब अगर आपके घर में शुरू से चिकन खाया जाता है और आने वाली बंदी को अगर पिज्जा पसंद है या बीफ पसंद है तो उसका क्या कुछ, या तो आप पहले उससे शादी ना करो ना। मतलब अगर आपको पता है यार इसका स्टैंडर्ड हाई है, यू ऑलवेज नीड अ वेरी स्टैंडर्ड ट्रॉफी वाइफ, उसके बाद आपको मैं तो ख्याल भी नहीं रखूंगा, कम ऑन, दैट्स अ वेरी इररियलिस्टिक थिंग। अगर आप ऐसी लड़की लेकर आ रहे हैं जो पहले चिकन खाती थी, उसके घर में मासी थी और वो इस स्टैंडर्ड की है, हमारा मजहब भी कहते हैं, फिर आप भी उसको वो प्रोवाइड करो, या फिर आप लड़की ही अपने स्टैंडर्ड की लेकर आओ कि वो इमोशनली भी आपके स्टैंडर्ड की हो, वो फाइनेंशियली भी आपके स्टैंडर्ड की हो, और वो आपकी बीवी रकम में खर्च चला ले। हमारे दिन में भी यही कहा गया कि आप अपने जैसे इंसान से देख के करें। ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन जो है इस पे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, तो डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो इस ब्रेक में जो कुछ हुआ है वो मैं तो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर पता चल गया है कि कौन कौन क्या क्या सोचता है ख़वातीन के बारे में, और इस बारे में मैं फिर एक और डिटेल शो करूंगी और इन्हीं लोगों को यहाँ बिठाऊंगी और इन लोगों को इनकी वाइफ्स के साथ बिठाऊंगी, बिल्कुल डिस्कशन में। तो ये 2 लोग हैं जो कि अपनी अपनी वाइफ्स को लेकर आएंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, हाँ, अच्छा वो कह रहे हैं उसके बाद वो बैचलर हो जाएंगे। देखा, देख आगे तो हमसे बहस करने का कोई फायदा है नहीं, जब आपको पता है कि अगर आप भाभी के साथ आएंगे तो आप बैचलर हो जाएंगे, तो फिर आप हमसे यही तो वजह है ना कि मर्द शादी का लड्डू खाने के बाद भी रोता है। देखिए कैसी टोन चेंज हुई है। मसला ये कि मसला रोने का नहीं है, मसला यहाँ रोने का नहीं है, मसला ये है कि द शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आदमी जो है ना वो शादी कर रहा है और वो इतना स्टेबल है या वो इतना मेंटली स्टेबल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है, कि उसे पता है कि यार मैं इतने कम खर्चे में ना एक फैमिली चला सकता हूँ, और उसके अंदर उसका डिवीजन ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके बहन भाई भी हैं और उसकी बीवी भी है। आने वाली को आप अगर जो पहले से लोग आपकी फैमिली में मौजूद है आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, और आने वाली की आप कहते हो कि यार तुमसे अब शादी हो गई है, तुम्हारा काम है सिर्फ जो है ना बच्चों का ख्याल रखना और मेरे घर की सफाई सुथराई करना, नॉट फेयर, ये हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता। आप उसको पॉकेट मगर बात वही आ जाती है ना कि अभी जिस तरह की मेंटेलिटी हमने ब्रेक में सुनी, ये कॉमन मेंटेलिटी है लोगों की कि भाई सबसे पहली जिम्मेदारी यही है, इसमें सबसे पहले तो बात देखिए 2 बातें, बहुत सारी बातें हुई, इसमें थोड़े से कमेंट्स में डालना चाहूँगा। एक तो ये कि एक गज़वे में एक खातून आई, सरदार की बेटी थी, तो साहबी के हिस्से में आ गई एज अ बांदी, तो नबी ने उनसे कहा कि क्योंकि सरदार की बेटी है तो ये तुम्हारे शाया निशान नहीं है, सरदार की बेटी तो फिर उनका निकाह उम्मुल मोमिनीन है वो हमारी, तो शाया निशान हम पल्ला लोगों में। तो एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, जिस्मानी बलूगत तो लड़के लड़कियों की हो जाती है, लड़कियों की पहले होती है, लड़कों की बाद में होती है, लेकिन जहनी बलूगत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैडम ने कही। देखिए अगर एक लड़का इसको अपने सोने उठने बैठने का नहीं पता, 18-20 साल का हो गया है, तो अगर वो बच्चा पैदा करने के काबिल, इसको मतलब नहीं उसकी शादी करा दी जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने घर वालों का, माँ बाप का ख्याल रख पा रहा है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रख, जब वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने घर के बाकी अफराद का ख्याल रख पा रहा है, तो फिर वो अपनी बीवी का भी ख्याल रख पाएगा, और बीवी को कुक देने, और जब आप उससे लाएँ बात करें तो उसको पता हो कि भाई हमारे घर का कल्चर ये है, हमारे घर में औरतें ये करती हैं, ये नहीं
करती हैं, घरेलू हाउसवाइफ चाहिए, वर्किंग वुमेन जो भी है, आप ये नहीं करें कि उसको आके उसको प्रेशराइज कर दें कि मतलब आपने एक बंदी जॉब वाली बंदी से शादी की और आप उसके बाद कह रहे हैं कि आप तुम जॉब नहीं करोगी, या किसी पढ़ी लिखी बंदी से शादी की अब आप वर्किंग वुमेन नहीं हो सकती। तो ये चीजें गलत हैं, आपको उसी हिसाब से डील करना पड़ेगा। मैं किस लेवल के बंदे से बात कर रहा हूँ। वो इसमें ये भी ऐड कर लें कि इन्हीं लड़कों के ऊपर, इन्हीं जो ये होते ना मर्द हजरात के ऊपर, जब कोई बुरा वक्त आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो फिर यही उन्हीं खवातीन से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम कुछ जो है ना वो स्टार्ट कर लो, तुम कुछ कर लो, तुम तो नहीं, मैं आपको इसमें बताऊं, देखिए मर्द अगर अपाहिज हो जाएगा ना, औरत कभी नहीं छोड़ेगी। औरत अपाहिज हो जाएगी, मर्द फौरन दूसरी शादी कर लेगा। ये अच्छा, मुझे इस बात पे थोड़ी तकलीफ होती है कि वो ही समझते हैं कि बच्चा पैदा करना, बच्चे को पालना एक बहुत मुश्किल टास्क है। जो बाहर हम जॉब करते हैं इंसान, उससे बहुत मुश्किल टास्क है बच्चे की तरबियत। अच्छा, बच्ची को ये देखना है कि यार बच्ची इस काबिल है, उसकी सेहत इजाजत देती है कि बच्चा पैदा कर पाएगी, या बच्चे का ख्याल रख पाएगी। अगर बच्ची खुद बच्ची है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर 22 साल 23 साल की बच्ची से आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छी माँ बने, वो अच्छी माँ कैसे बन सकती है? क्योंकि वो बच्ची खुद है अभी। इसे कैसे पता कि बच्चों का ख्याल कैसे रखना है? अभी जो पुराने जमाने के कल्चर जो था, वो कुछ और कल्चर था। उसमें सिर्फ बच्ची पैदा होती है, उसकी तरबियत ऐसी कर दी जाती थी कि उसको स्कूलिंग कुछ भी नहीं है, घरेलू खाना पकाना, ख्याल रखना, ब्रेन बिल्डिंग ऐसी की जाती थी कि उनके जहन में यही बिठाया जाता था कि शुरू से शादी करनी है, और तो वो रेडी होती थी 18 साल 16 साल की उम्र में, रेडी होती थी अच्छी बीवी बनने के लिए। आजकल बच्चियां पढ़ रही हैं 10 चीजें। हम लोग डिफरेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, डिफरेंट दौर में रह रहे हैं। तो आपको पहली बात है कि एक लड़के को सबसे अहम जिम्मेदारी ये है शादी करते वक्त कि वो अपने से ऊपर लोगों में शादी ना करे। हमारा मसला है कि हम ऊपर लाके उसको जलील करते हैं, ये गलत है। लड़की को आप जिस हैसियत में आ रही है उसको उस हैसियत में रखने की कोशिश करो। आपको नहीं हक है किसी को लाके, अगर किसी को बड़े स्टैंडर्ड से ला रहे हैं तो फिर आप अपने स्टैंडर्ड में उसको ढालने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक, मैं बताऊं, मर्दों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे मखदूम ने कहा, मैं उसकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत मुश्किल है। लेकिन बात ये है कि आपने फिर शादी से मोहब्बत में सिर्फ लुक्स देख के शादी कर ली क्योंकि वो अच्छी खूबसूरत लग रही है, बहुत फैशनिस्टा है, मॉडल है, तो नहीं भाई, उसके मेंटेनेंस भी हाई है, फिर उसका ख्याल भी आपको उस तरह रखना है। तो एक आम सादी सी लड़की से शादी करें तो हमें फिर मर्दों का मसला है कि हमें बीवी एक आइडियल चाहिए और फिर ट्रॉफी वाइफ, और उसके बाद उसको मासी बना के रखना है। दैट्स रॉन्ग कि आपने उसकी पूरा चेंज कर दिया, वर्ल्ड व्यू चेंज कर दिया। और बच्चे फिर उस अच्छा, जहां तक वो बात है कि कौन खुश है लड्डू खा के, कौन नहीं है, देखिए इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इंसान का हमेशा नाशुक्र वाकई और ये आपके अपने ऊपर है कि आप खुश जी। रहते हैं। आप शादीशुदा आदमी भी ना खुश है, जो गैर शादीशुदा वो भी ना खुश है, शादीशुदा औरत भी ना खुश है, गैर शादीशुदा औरत भी ना खुश है। लेकिन जब आपकी औलाद होती है तो मैं ये समझता हूँ उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको ये होता है कि अपनी जो नाकामियाँ जो चीज़ें होती हैं, आपको ये होता है कि मेरी औलाद के लिए दुआ करते हो और आप औलाद को पलता फूलता देखते हो तो आपको बड़ी तसल्ली वो मिलती है जो आपको अपने लिए नहीं मिली होती। और आपके मरने के बाद आपके लिए कोई दुआ करने वाला होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा करना एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेंटली मैच्योर है मर्द और औरत, सिर्फ वही बच्चे पैदा करें, वरना फिर आपको कोई हक नहीं है बच्चे पैदा करने का। एक ऐसे सोसाइटी में ऐसे बच्चे को लाने का जिसको आप पाल ही नहीं सकते। देखिए, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मेल और फीमेल की लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पर है कि जब हम मैरिटल कपल की बात करते हैं ना, हमारे पास जैसे बहुत सारे कपल्स आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों की गलती नहीं होती, लड़कियाँ भी बहुत दफ़ा गलत होती हैं कि वो अंडरस्टैंड नहीं करती, वो उस तरीके से आदमी की जो इमोशंस हैं अपने शौहर के उस तरीके से नहीं संभाल पाती। और मर्द हजरात भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे होते, जहाँ औरत को चाहिए। क्योंकि औरत को वैसे ही जिस्मानी तौर पर बायोलॉजिकली देखें अगर हम, तो वो वीकर साइड पे है, मर्द जो है वो स्ट्रॉन्गर साइड पे है। तो एक स्ट्रॉन्ग की जिम्मेदारी है उसके नाज नखरे उठाना और उसका ख्याल रखना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया, हमें वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। हमारे यहाँ है कि बस इसको लेकर आए हैं, ये आगे हमारी फैमिली को वही ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली चीज कि ये अच्छी है, ये आगे बच्चे पैदा करेगी, इसको खूबसूरत ले आओ क्योंकि हमारे खानदान के फिर बाकी बच्चे खूबसूरत होंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है। आप ये नहीं देखते कि अगर हमारा बेटा इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है कि वो शादी करने के उसमें है कि नहीं है, हमारे यहाँ बस शादी कर दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली प्रेशर है, हमारे सोसाइटी प्रेशर है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ उस प्रेशर को अगर पेरेंट्स जरा साइड पे रखें और देखें क्या हमारा बेटा मैच्योर इनफ है कि वो एक लड़की को संभाल सके और फिर उसके हकूक हमारे साथ साथ उसके हकूक भी वो कर सके। कि वो जो अम्मियाँ होती हैं सारी, जिनके बेटों की शादियाँ होती हैं, उनको ये तो पता होता है कि मेरा बेटा ये खाता है, ये खाता है, ये खाता है, तो उनको ये नहीं फील होता कि जब जो लड़की वो दूसरे के घर से उठा के लाएं
वो अपनी बहू को तो बता रही होती है छोटी सी चीज कि वो ये करेगा वो ये करेगा, तो वो उस लड़की के बारे में उनको कौन बताएगा कि वो ऐसे करेगी या वो अगर ऐसे बेटी करेगी। बैठी है ना, वो खाना नहीं पका रही तो कोई बात नहीं, अम्मा मैं खाना नहीं पका रही, अच्छा ठीक है बेटा मैं बना लूंगी, बहू ये बोल दे जरा, एक हंगामा तमाशा खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, मैडम ने एक बात की, मैं इस पे थोड़ा सा एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि औरत कमजोर, हम लोग मसल्स की बुनियाद पे देखें तो मर्द मजबूत है, लेकिन मैं समझता हूँ औरत से ज्यादा मजबूत कोई औरत कोई हो ही नहीं सकता। जो बच्चा पैदा कर ले 9 महीने, कोई मर्द बच्चे का ख्याल रखना 2 साल तक दूध पिलाना, ये सब चीजें मर्द के इख्तियार में ही नहीं है। मर्द कभी भी अल्लाह ताला ने इतना उसको हौसला नहीं दिया। हम लोग हर जगह ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, मजहबी बुनियादों पे भी सुनते हैं कि औरत कमजोर है। वो कमजोर सिर्फ उस बुनियाद पे कि उसके मसल्स नहीं, कि वजन ज्यादा नहीं उठा सकती, सिर्फ वो वाली चीज, वरना उससे ज्यादा मजबूत तो कोई है ही नहीं। जो सब 10-10 बच्चों को पाल लेती है, सास ससुर का ख्याल रख रही, शौहर का ख्याल रख रही, शौहर क्या करता है, सिर्फ नखरे करता है, बाहर आके, बाहर तो जॉब करता है, और घर ये जितने आके मर्द हजरात होते हैं ना, ये जरा अपने इनके अपने जो सास ससुर होते हैं, जो इनकी बीवी के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको जरा 1 महीने अपने साथ रख के देख लिया, उनके घर में जाके या उनके घर में जाके रह के देखें, और उसी तो तरीके से आइडिया होगा कि घर का क्या बेटा प्रॉब्लम होती है, क्या सिचुएशन होती है। मखदूम आप चुप क्यों हो गए, आप बोलें जरा इस हवाले से। नहीं, असल में एथिकली यही होता है कि जब अगला बंदा बात कर रहा होता है तो वी शुड हैव टू लिसन, और फिर हमारा जो भी ओपिनियन होता है हम उस पर फिर बाद में बात करें। वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। तो सबसे पहले बात ये आ रही है कि भाई एक लड़की है, लड़के ने शादी की और लड़के ने अपने ऊपर से मतलब एक अपर स्टेटस वाली बात की। अब जब वो लड़की हमारे खानदान में आई तो लड़की को वैसा चीज नहीं दे पा रही। इसमें सिर्फ बॉय की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ लड़की की गलती नहीं है। अगर लड़की के पास एक जो है ना, वो अल्लाह ने भी तो रखा हुआ है ना निकाह के वक्त, भाई कबूल है, उसको भी तो बोलना है, सिर्फ लड़के से पूछकर शादी तो नहीं होती। तो लड़की देख भी रही थी, लड़की को क्या पता कि ससुराल में देखिए बात में इसी बात पे आ रहा हूँ ना, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप आने के बाद आके शिकायत कर रही हैं कि मैं ऐसे करती थी, अब मेरे साथ नहीं हो रहा, तो एट दैट मोमेंट यू हैव चॉइस कि आप जिसमें इनकार कर सकते थे। लड़के का मामला ये है कि लड़का अपने फाइनेंसेस को देखिए, बात तो करने दे देना कि जब आप अगले दिन आएंगे हमारे घर में रहेंगे, नहीं तो जब हम आपको चाहे कि वक्त जो है ये बातें सुनाएंगे, बात वही वाली करना चाह रहा हूँ कि हाँ। हम एक साइड पे ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये है कि हम किस कॉन्सेप्ट पे बात करें कि शादी का लड्डू खाने के बाद रोता कौन है और किस तरह से हम काम करेंगे कि रोएंगे नहीं। तो हम उस वाली बात पे आ रहे हैं ना, हम हर बात पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, पहले बात को कंप्लीट करने दिया करें। तो पहली बात इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है कि भाई लड़की आके शादी का लड्डू खाने के बाद रो रही है। अब आप क्यों रो रही हो कि आपको ये लगा कि मैंने जब शादी की और शादी करने के बाद, नहीं वो तो है ना। अब देखिए हम यहाँ पर कोई डिबेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे, और एथिकली अच्छी बात होती है कि एक बंदा अगर बात करे तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा सुना जाता है। एंड इट वुड बी इम्पोर्टेंट, लाइक हम बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो बात क्या है कि अगर लड़की बाद में आके उसको काफी सारी परेशानियां होती हैं, तो लड़की के पास जब कबूल है वाला जो एक अल्लाह ने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है या अख्तियार दिया हुआ है, तो वो उस वक्त उसको सही इस्तेमाल करेगी तो शादी के बाद नहीं रोएगी। अब बात आती है कि जो है ना हमारे पास क्या होते हैं कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डिवाइड हुई होती है। डिवीजन इस तरह से कि एक लड़का है, लड़के का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमा के घर पे लेकर आना। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कहावत है सिंधी में, जिसको मैं उर्दू में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना कोई बोरा भर के भी लेकर आ रहे हैं घर में और बीवी अगर उसको सुई से भी निकाले तो भी वो चीज़ उसमें बरकत नहीं रहती, वो चीज़ जो है ना वो हो जाती है। तो अगर मर्द अच्छे से कमाकर इस चीज़ को घर में लेकर आ रहे हैं और औरत को उसको चलाना नहीं आता, तो आगे चलकर वो चीज़ फिर फाकाकशी और उसकी तरफ भी जो है ना वो आ जाती है। मर्द अच्छा नहीं कमा के आ रहा, अब मर्द की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें वो चीज़ समझे। अगर अच्छा जितना भी कमा के आ रहे, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको मैनेज करके घर को अच्छे से चलाना। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो कंक्लूजन ये कि भाई ये जो शादी कर रहे हैं वो भी पछता रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो भी पछता रहे हैं। करना क्या चाहिए? देखिए करना तो ये चाहिए कि शादी सबको करनी चाहिए, भले आपके हालात सही ना हो, अपने हम पल्ला लोगों में शादी करें। बहुत सारे खवातीन भी और मर्द भी ज़रूरतमंद हैं वाकई शादी कि उनकी शादी नहीं हुई, वरना कम में भी गुजारा आसानी से हो जाता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि मेंटली साउंड हो, साइकोलॉजिकल पेशेंट ना हो कोई भी, ना लड़की ना लड़का, क्योंकि फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा कहीं भी। दूसरी बात, जो एक चीज़ है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, हर चीज़ पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मोहब्बत दें आप, बीवी भी गुर्बत में भी गुजारा कर लेगी, मोहब्बत में सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन थैंकलेसनेस जो होती है ना, उस पर गुजारा नहीं हो सकता। अगर आप थैंकलेस है ना, बीवी अगर थैंकलेस है, शौहर कमा के कितना भी लिया है, नहीं लिया रहा, लेकिन वो खुश ही नहीं किसी बात पे ना, तो उसके साथ नहीं रह सकते। इसी तरह अगर मर्द बीवी कितना भी कर ले, लेकिन मर्द खुशी नहीं हो रहा, बच्चों का फिर भी खुश नहीं हो रहा, तो उसके साथ आप ना रहें। मैं से बीवी और मर्द हजरात दोनों को बोलूँगा कि ऐसी रिश्ते का कोई फायदा नहीं जहाँ एक दूसरे को मतलब थैंकफुल ही नहीं है आप कि मेरी बीवी मेरे लिए इतना कर रही है, मेरा शौहर मेरे लिए इतना कर रहा है। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। मैं बस ये कहूँगी कि
इन द एंड ऑफ द डे अगर बीवी जो है वो शौहर को थैंक यू बोलते, जैसे सर ने कहा कि वो जब उनका मी टाइम होता है उसमें बोलते हैं जी थैंक यू, आप मेरे लिए बहुत करते हैं, और कोई छोटा सा भी तोहफा, बहुत बेसिक सी भी कोई चीज़ अगर आप उठा के बेगम को दे रहे हैं और बेगम थैंक यू बोल रही है, और शौहर सिर्फ उसका हाथ पकड़ के अगर ये भी कह देते चलो आप कुछ नहीं लेके जा पा रहे, आप कह दो यार तुम मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखती हो और मैं तुम्हारे हर इमोशन को समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे मुश्किल वक्त में खड़ा हूँ, तो मसला ही खत्म, कोई भी नहीं रोएगा, ना मर्द रोएगा ना औरत रोएगी। लास्ट बात ये है कि जब फैसला करने का वक्त होता है तो सही से डिसीजन लिया करें, देख के जो है ना वो चीज़ किया करें, और उस वक्त डिसीजन ले जब आप टोटली इसके लिए रेडी हैं एंड मैच्योर है। अगर आप इस मामले पर आएंगे तो आगे आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। और क्या, बिल्कुल। अगर आप इस तरह से शादी कर रहे हैं ना कि फलाने ने कर ली तो मेरी नहीं हो रही तो उसकी नहीं हो रही, किसी की रेसिंग में या किसी के चक्करों में आके आप शादियां कर रहे हैं, तो यकीन करें फिर तो ये आपको जो है ना किसी और तरफ ले जाएगी। क्योंकि जब आप शादी करें, बात वही आ जाती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नीयत अच्छी रखें, और जिस नीयत से आप शादी करें, अच्छी नीयत से शादी करें, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। और इसको कल्चर या इसको जो है ना वो एक आदत ना बना लिया करें कि जिसकी शादी हुई है आप उसके बारे में एज्यूम कर लें कि भाई वो इंसान या वो आदमी, वो मर्द तो जो है वो परेशानी होगा। ऐसा नहीं होता। लोगों के प्रेशर में आके भी लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, वरना यूजुअली लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में बहुत खुश होते हैं। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट शो में फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर, और हमारे जो गेस्ट हैं हसन, इकरा और मखदूम, आज तीनों आए और धुआंधार किस्म की जो है बातें हुई। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।